तो फिर अपना अगला चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने देखना है कि पेज नंबर आपका ये रहा 87। डेट इक्विटी और प्रेफरेंस की कौन सी वाली रेशो आइडियल है हमें, इन्ना दी रेशो ये देखना है भी केड़ी रेशो ज़्यादा बेटर है। एफएम में ना यार हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज करना। कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज करने का मतलब अगर मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमाइज हो गया, नंबर ऑफ शेयर तो उतने ही रहेंगे, तो कंपनी की वैल्यू ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज होगी। मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, एमपीएस। और अगर ईपीएस मैक्सिमम आएगा तो एमपीएस ऑटोमेटिक मैक्सिमम होगा। ईपीएस मैक्सिमम हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में हम ये डिसाइड करना है हमने कि डेट इक्विटी और प्रेफरेंस की कौन सी रेशो ज़्यादा बेटर है। हमने पैसा रेज करना है तो हम सोचेंगे पैसा कहाँ से रेज करें, डेट से रेज करें, इक्विटी से करें या प्रेफरेंस से करें, कहाँ से करें। क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव देगा, या तो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो। जो भी ऑल्टरनेटिव देगा हम दोनों ही ऑल्टरनेटिव में जड़ा जड़ा दोगा दोनों ही ऑल्टरनेटिव से एमपीएस कटने की कोशिश करेंगे। प्रायोरिटी में हमारी ऑब्जेक्टिव रहेगी मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट कर ले। दोनों ऑल्टरनेटिव में से जिसमें मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम आएगा वो वाला ऑल्टरनेटिव चूज कर लेंगे। एमपीएस मैक्सिमम तो ऑटोमेटिक कंपनी की वैल्यू ते वेल्थ मैक्सिमम। पर कई बार क्या होता है इनसफिशिएंट डाटा के कारण मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं निकल पा रहा, तो फिर आप कहेंगे जिधर ईपीएस मैक्सिमम वो वाली कंपनी चूज कर लो। प्रायर ऑब्जेक्टिव एमपीएस मैक्सिमम वाली चूज कर लो। एमपीएस अगर नहीं निकल पा रहा तो जिसका ईपीएस ज्यादा वो चूज करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन स्टार में किया तो 6वां क्वेश्चन कर। क्या बोले, क्यों क्या बोल दो कुछ। आंसर 6 तो कहता कैपिटल स्ट्रक्चर हमें दे रखा है, मतलब एग्जिस्टिंग हम कौन सा पैसा यूज कर रहे हैं, इक्विटी का, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म। अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशो याद है आपको क्या होता है वैसे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 8 गुना। बेसिकली इंटरेस्ट को पे करने के लिए अवेलेबल प्रॉफिट। इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट किहदे विचों पे करते ਆਪਾਂ, ईबीआईटी। तो ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दा किन्ने गुना, आंसर 8 टाइम्स आऊगा ना। जब तो इंटरेस्ट रख ले फिर टाइम्स किवें आऊगा। इंटरेस्ट अपॉन ईबीआईटी नहीं, ऊपर ईबीआईटी नीचे इंटरेस्ट। आंसर 8 टाइम्स लेके आना है, टाइम्स लेके आना तो न्यूमरेटर वाली फिगर बड़ी होनी चाहिए। दिमाग में ये लॉजिक लगा लिया करो। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ अगर डाउट आवे ना की उत्ते की थल्ले ਇਹ सोच लिया करो आंसर ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ परसेंटेज फॉर्म ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ टाइम्स ਚਾਹੀਦਾ। टाइम्स ਚਾਹੀਦਾ न्यूमरेटर ਵੱਡਾ, परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो डिनोमिनेटर ਵੱਡਾ। कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ईबीआईटी प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई है तो डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं होनी, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट इज योर ईबी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है जी। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो 8 दे दी, इंटरेस्ट तो हमें पता ही है 12% लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है। 10 लाख का अगर लोन है 12% के हिसाब से ब्याज कितना हो गया इंटरेस्ट, 10 लाख का लोन है 12%, 1,20,। अगर 1,20,000 हमारा लोन ब्याज है ईबीआईटी कितना है 8 गुना, इंटू 8 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईबीआईटी कितना है 9,08,000। क्या ये तो जदों लोन 1,20,000 है, जदों लोन जब लोन 10 लाख है तब ईबीआईटी 960 है ना। एग्जिस्टिंग ये है, फ्यूचर में क्या होगा, क्या फ्यूचर में आप पैसा रेज करने की बात कर रहे हो। अरे द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप द एक्सपेंशन प्लान फॉर विच वी नीड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 34,50,000।
अगर बिजनेस की टोटल कैपिटल बढ़ेगी, क्या ईबीआईटी भी बढ़नी चाहिए? टोटल कैपिटल बढ़ेगी, क्या ईबीआईटी बढ़नी चाहिए? व्हाट इज ईबीआईटी? ईबीआईटी का एक और अल्टरनेटिव नाम होता है, मतलब ईबीआईटी का एक और अल्टरनेटिव नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी कैसे निकलता है? इनकम स्टेटमेंट छोटी सी, सबसे पहले सेल उठा ली, सेल में से क्या माइनस करें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फ़र्क है क्या? क्या फ़र्क है ऑपरेटिंग कॉस्ट में? ऑपरेटिंग कॉस्ट सर इंक्लूड्स कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मतलब अगर सेल में से मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करूँ, सीधे ही मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और नाम क्या है? सीधा ही ईबीआईटी। या फिर सेल में से कॉग्स घटा दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दो, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कोर बिजनेस के ऑपरेशन वाले खर्चे तो घटा दिए, इसके बाद कौन सी कॉस्ट रहेगी आपकी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो घटा दी हमने। फाइनेंसिंग कॉस्ट रहेगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट में मेजर कॉस्ट कौन सी अपनी? ब्याज। तो ब्याज घटाओगे, आपके पास क्या बचेगा? ईबीटी। ईबीटी में से क्या करोगे? टैक्स पे, क्या बचेगा? ईएटी या पैट। और नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? पैट को नेट प्रॉफिट बोलते हैं, अकाउंट्स वाला नेट प्रॉफिट। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, और जब नॉन ऑपरेटिंग खर्चा इतने, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इतने ही, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तभी हम कहते हैं इंटरेस्ट को पे करने के लिए व्हाट डू वी हैव? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी प्लस नॉन ऑपरेटिंग। ब्याज को पे करने के लिए दो फिगर्स पे है, ब्याज है, दो फिगर्स जो पे करेंगे। नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट में से क्या घटाओगे आप? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बचेगा पीछे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ईए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या बचेगा? ईपीएस। एक बार बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? डेट, इक्विटी या प्रेफरेंस, ये चेंज करेंगे तीन फिगरें। अगर ये तीन फिगरें चेंज होएगी, क्या ईबीटी चेंज होगा? इंटरेस्ट कट ओवर तो हाँ। प्रेफरेंस डिविडेंड कट ओवर तो ये भी चेंज होगा। नंबर ऑफ शेयर का टर्म बदल गया था, ईपीएस भी चेंज होगा। पर क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या ईबीआईटी तो वही रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में ईबीआईटी क्या रहेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में ईबीआईटी क्या रहेगा? पर मेरी एक बात सुनो, लाइक इस एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में पहले आपके फंड्स एम्प्लॉयड कितने थे? बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई थी? क्या इतनी लगी हुई थी? 20 ते 20 40 तक 50 लाख, 50 लाख कैपिटल लगी हुई थी भैया। क्वेश्चन नंबर 6 में कैपिटल पहले कितनी थी? एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख। पर फ्यूचर में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी? 50 पुरानी, एडिशनल कितनी उठा ली हमने? 34.5, कितनी हो गया? 84.5। वो एक मेरे को बात बताओ, मैंने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में ईबीआईटी कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि डेट से पैसा ले लो, इक्विटी से ले लो, प्रेफरेंस से ले लो, कोई मैटर नहीं करता। ईबीआईटी चेंज नहीं होगा। डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस कितना पैसा ले रहे हो डजंट मैटर, ईबीआईटी चेंज नहीं होगा। हाँ, ईबीटी, ईएई, ईपीएस वो सब चेंज होता रहेगा। ईबीआईटी चेंज नहीं होगा, पैसा कितों ले रहे हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर पैसा ਵਧਿਆ, फिर तो ईबीआईटी ਵਧਣਾ चाहिए। बिजनेस में अगर फंड्स पहले 50 लाख इन्वेस्टेड थे, अब 84.5 लाख इन्वेस्टेड है, फिर तो ईबीआईटी बढ़ना चाहिए। हाँ, फिर ईबीआईटी जरूर बढ़ना चाहिए। यहाँ पे ईबीआईटी कुछ नया है। यूजुअली 80 to 90% ऑफ क्वेश्चंस में नया ईबीआईटी आपको बता देता है। या तो कहेगा कि इतने से बढ़ जाएगा, चेंज बता देगा, या नवा ही कट के दे दूंगा। चेंज बता दिया तो भी ठीक, नया बता दिया तो भी ठीक। सर व्हाट इफ नवे ईबीआईटी वाले को हिंट ही नहीं देता, चेंज भी नहीं बताया, तो क्या करें? तो पता है क्या करो, पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास, पुराना ईबीआईटी है आपके पास, आप इधर से आरओआई निकाल लो। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड लाके कितना प्रॉफिट कमाया,
कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है, डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस। डेट इक्विटी प्रेफरेंस के लिए तीनों के लिए कमाई कौन सी है, ईबीआईटी। ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ये कितना है आपका 50 लाख, ईबीआईटी कितना है आपका 9.60 लाख, इंटू 100 करोगे तो आरओआई कितना आ गया, कितना 19.20% इज योर आरओआई। व्हाट डू यू मीन बाय आरओआई, बिजनेस में जितना पैसा लगाएंगे उसका 19.20% हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिले। इधर कितना लगा रखा है 84.5, तो इधर 84.5 का 19.20% कितना होना चाहिए। तो अगर आपको नवा ईबीआईटी कुछ नहीं देगा तो दिस वुड बी योर न्यू ईबीआईटी। डू यू अग्री। हमने अभी तक क्या बात करी सर, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, डेट इक्विटी या प्रेफरेंस की रेशियो चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम सोचेंगे कि पैसा एडिशनल रेज करना है। लाइक इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल कितना चाहिए, 34.5 लाख। सर ये कहाँ से रेज करें, डेट से रेज करें, इक्विटी से या प्रेफरेंस, देखते हैं कहाँ से रेज करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा जिधर डेट इक्विटी प्रेफरेंस ऑल्टरनेटिव फाइनेंस ऑप्शन बताएगा, ये जेडे भी ऑल्टरनेटिव फाइनेंस ऑप्शन दसते उस तो एमपीएस काट के देख लो, मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकालोगे, ये इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाओगे आप। इनकम स्टेटमेंट बना के ईपीएस इंटू पीई रेशो करेंगे अगर प्राइस अर्निंग रेशो, तो आपके पास एमपीएस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट बनाओ। मैंने कहा सर जब ये इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, पैसा डेट इक्विटी या प्रेफरेंस या कोई कॉम्बिनेशन से रेज करेंगे, या तीनों ही ऑल्टरनेटिव में ईबीआईटी तो कांस्टेंट ही रखेंगे। पैसा जितों मर्जी रेज करो कोई चक्कर नहीं, टोटल पैसा कितना है 84.5, तो तीनों ही केसेस में ईबीआईटी तो कितना रहेगा 16.224। ऑल्टरनेटिव 1 2 3 सब में ईबीआईटी कितना कांस्टेंट। पर एक बात ध्यान रखना, पहले पैसा 50 लाख था तो पहले ईबीआईटी कम था। अब अगर पैसा बढ़ गया 84.5 लाख हो गया तो यूजुअली ईबीआईटी बढ़ना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग का एक आधा क्वेश्चन एक्सेप्शन है, उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है पैसा तो बढ़ गया, पर इमीडिएट इंक्रीज इन अर्निंग नहीं हो रहा, फ्यूचर में होगा। तो अगर इमीडिएट इंक्रीज इन अर्निंग नहीं हो रहा तो ईबीआईटी का नवी ईबीआईटी नहीं कटनी है इस केस। तो फंड्स बढ़े तो ईबीआईटी बढ़ना चाहिए, पर 84.5 ਦੇ फंड्स ਤੇ ईबीआईटी कांस्टेंट रहूगा अंडर वेरियस ऑल्टरनेटिव। नवा ईबीआईटी या तो क्वेश्चन बता देगा खुद से या फिर एडिशनल ईबीआईटी बता देगा, नहीं बताएगा तो हम क्या करेंगे, पुरानी आरओआई निकाल लेंगे। जेडी पुरानी आरओआई काट ली, नवी कैपिटल एम्प्लॉयड थे वो आरओआई लावांगे, हमारे पास नवा ईबीआईटी आ जाएगा। आरओआई कैसे निकालते हो, ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आरओआई। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ईबीआईटी बताया क्या। कहते हैं ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ईबीआईटी विल इंक्रीज बाय 6.15। इसने कह दिया इतना इंक्रीज होगा, हमारी आरओआई कोई काम की नहीं है, मिटा दो इसे। और अगर ये ना बताता फिर ये काम की आती। कितने से इंक्रीज होगी, कहता 6,15,000 से, तो प्लस 6.15 कितना हो गया टोटल 15.75। तो नवा ईबीआईटी कितना होएगा 15.75। दीज एडिशनल फंड्स कैन बी रेज इन द फॉलोइंग मैनर, या तो इक्विटी शेयर से या फिर लोन से। अगर इक्विटी शेयर से इशू करना है तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस पे इशू करो। सर प्रेजेंट मार्केट प्राइस कहाँ से निकाले, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। नवे शेयर इशू करने हैं तो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से रेज कर लो। नवा मार्केट प्राइस कहाँ से निकाले, आपको प्राइस अर्निंग रेशो दे रखी है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस निकालना हमने, पर नंबर ऑफ शेयर पता लगे ना कितने इशू करने हैं। पी रेशो दे रखी है, क्या करें, पी रेशो दे रखी है आपको, आगे तो कुछ एक्स्ट्रा बात बता रही है, और इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशो इतनी से इतनी होगी तो पी रेशो इतना होगा, इतने से इतना होगा तो इतना होगा। डेट इक्विटी रेशो तो पैसा रेज करने के बाद चेंज होगी ना, डेट इक्विटी रेशो चेंज तो बाद में होगी ना, बाद च देखेंगे। कहना डेट इक्विटी रेशो आहा तो प्राइस अर्निंग रेशो आहा, डेट इक्विटी आहा तो प्राइस अर्निंग रेशो आहा, पी रेशो कहते चेंज हो रही है ऑन चेंज ऑफ डेट इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में एक रहेगा आपका एग्जिस्टिंग सिनेरियो, एक रहेगा आपका न्यू सिनेरियो। न्यू सिनेरियो में दो अल्टरनेटिव्स हैं, या तो अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 1 इज इक्विटी इशू, इक्विटी से पैसा रेज करो। अल्टरनेटिव 2 इज लोन ले लो, चाहे आप इक्विटी से रेज करो चाहे आप लोन ले लो, दोनों ही केस में रेज तो आप 34.5 करोगे,
दोनों ही केस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? 84.5 एंड 84.5, पर एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 50। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे ईबीआईटी कितना दे रखा है? 9,60,000। पर अगर 9,60 50 तो 84.5 कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? 1575। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई तो ईबीआईटी बढ़नी चाहिए, पर इधर कैपिटल एम्प्लॉयड कांस्टेंट है तो इधर ईबीआईटी कांस्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि डेट इक्विटी रेशियो इतनी होगी तो पी ये होएगा, होता है ना, नवे च डेट इक्विटी चेंज होगा, नवे च पी चेंज होगा। एग्जिस्टिंग का तो पी बता ही रखा है 25, तो एग्जिस्टिंग का पी कितना है? 25। बाद में कितना होगा? डिपेंड्स अपॉन डेट इक्विटी रेशियो। हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि अगर हमने 34.5 लाख पैसा रेज करना है तो इक्विटी के कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करें, क्योंकि ईपीएस फिर निकलेगा। तो कहता 34.5 लाख आपने रेज करना है प्रेजेंट एमपीएस पे। अब प्रेजेंट एमपीएस कितना है पता नहीं, कहाँ से निकाले? एग्जिस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बना लो। इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो ईपीएस आ जाएगा, ईपीएस इंटू पी रेशो करोगे तो एमपीएस आ जाएगा। तो एग्जिस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बना लो। ईबीएटी इतना माइनस ब्याज, ब्याज कितना है? 1,20,000 है। कितना रह गया आपका? 840 रह गया। 840 क्या आ गया? ईबीटी माइनस टैक्स कर दो, टैक्स का रेट कितना है? कितना? 30%। घटा के पैट कितना आ गया? 588 क्या हो गया पैट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या घटाओगे आप? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 12 लाख का 9% कितना हो गया? प्रेफरेंस घटाएंगे तो ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस इंटू पी रेशो 25। 150 क्या बन गया? अगर एग्जिस्टिंग एमपीएस 150 तो नवे शेयर जो इशू करेंगे किस प्राइस पे? 150। 34.5 लाख पैसा रेज करना है, 150 का एक शेयर है तो कितना, कितने 23,000 शेयर इशू कर दो, 23,000 इक्विटी शेयर इशू करें। फाइन सर, अब चूज क्या करना है आपने वही कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। सो दैट इस क्वेश्चन में तो बता दिया, सो दैट एमपीएस इज मैक्सिमाइज। नहीं भी बताता कई बार, नहीं बताएगा तो हम भी क्या करेंगे, तो भी एमपीएस निकालेंगे। एमपीएस नहीं निकल पाएगा तो ईपीएस पे छोड़ देंगे। ब्याज घटाओ सर, ब्याज में एक तो एग्जिस्टिंग ब्याज हो गया तो बी था, पर अगर इक्विटी से पैसे रेस करेंगे तो नवा ब्याज तो बदूगा ही नहीं, एक बी हुई ब्याज रह गया। घटा के कितना रह गया? 14.55 में से 30% घटाया, टैक्स कितना रह गया? इसमें से क्या घटाओगे आप? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर तो इशू नहीं कर रहे तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो कांस्टेंट ही रहेगा पहले वाला, 1,08,000। कितना रहेगा? 9,500। इसमें से डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पुराने कितने थे? 80,000। नवे कितने हो गए? 23,000। टोटल कितने हो गए? 1,03,000। कितना आ गया ईपीएस? इनटू क्या करेंगे हम? पी रेशो, तो आपके पास क्या आएगा? एमपीएस। पर पी रेशो डिपेंड्स अपॉन डेट इक्विटी रेशो। निकालो डेट इक्विटी रेशो। सर डेट कितना हो गया? क्या उतना ही है? डेट तो पुराना ही। डेट इक्विटी रेशो निकालो। डेट कितना है इस केस में? उतना ही है जितना पहले था। कितना था पहले? 10 लाख, तो डेट तो 10 लाख ही है। डेट इक्विटी रेशो मतलब डिनोमिनेटर में क्या रखना है आपने? इक्विटी। इक्विटी मतलब खाली कैपिटल या कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस? सर जब जब इक्विटी बोलेंगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों। तो कैपिटल कितनी थी पुरानी? 8 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितने थे? 20 लाख। पुराना कितना था? 28 लाख। एडिशनल कितना आ गया? शेयर कितने इशू किए? सिर्फ 23,000। तो 23,000 इंटू एक शेयर कितने की फेस वैल्यू का है? 2,30,000 ही आया। तो कैपिटल में क्या 2,30 बढ़ेगा सिर्फ? इक्विटी कितने से बढ़ेगा? सिर्फ 2,30। इक्विटी कितने से बढ़ेगा? क्या सिर्फ 2,30? है ना? 2,3 नाल इक्विटी शेयर कैपिटल वधु। हमारा इशू प्राइस क्या है? 150। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। तो हमारा जो इक्विटी बढ़ेगा कितने से बढ़ेगा? 34.5 लाख से।
या फिर 23,000 इंटू 150 से, टू कैपिटल टू रिजर्व सरप्लस। हाँ, इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। एसपीआर भी तो बढ़ेगा, एसपीआर बढ़ गया, रिजर्व सरप्लस बढ़ गया। 10 रुपये नाल इक्विटी शेयर कैपिटल, 140 रुपये ना एसपीआर, टोटल 150 नाल इक्विटी बढ़िया। 150 इंटू 23,000 करोगे तो 34.5 लाख। हल्की हल्की ब्रिकी ब्रिकी गलती भी दे बैठेगी कुछ। ब्रिकी गलती कैसे सेट बैठेगी? प्रैक्टिस से। ओके, डेट इक्विटी रेशो कितनी हो गई? नहीं आ गई, खुशी तो निकाली नहीं थी, निकाली थी, फिर देखा कि उसने नहीं निकाली, मेरी गलती ना, वो छोड़ दो। क्या यार, 16% आ गई क्या? क्वेश्चन ने 16% जैसे हम निकालने को कहा था। हाँ, डेट अपॉन, वैसे तो डेट अपॉन इक्विटी में खाली इक्विटी रखनी चाहिए। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। डाउट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना कि नहीं? मतलब डेट इक्विटी रेशो मतलब डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। डाउट, शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस लेना है कि नहीं? अगर शेयर होल्डर फंड बोला तो लेना चाहिए। अगर वैसे ये एक्सप्लेनेशन आ रहता तो हम तो खाली डेट अपॉन इक्विटी रखते, पर क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे दी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रखना चाहिए, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है आपकी? 12 लाख, तो प्लस 12 लाख भी करना चाहिए। अब कितना हो गया? और गिर गई कितनी? तो 13.42% इज योर डेट इक्विटी रेशो। अरे डेट इक्विटी रेशो विल रेंज, अगर 50 तो 80 के बीच में होगी तो इतना होएगा। डेट इक्विटी रेशो अगर 80 से भी ज़्यादा होएगी तो और इतना होएगा। हमारे तो कहीं भी नहीं है, वो है ना। देखो, एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी कितनी है? एग्जिस्टिंग छोड़ो, जिन्नी हुई है, मतलब एग्जिस्टिंग का पी आपका 5 ही है। कहता अगर हमारी डेट इक्विटी 50 से 80 के बीच आ जाएगी तो 25 वाला घट के कितना रह जाऊगा भाई? तो जो 80% तो होर बढ़ गया, फिर होर घट जू, कितना हो जू? 18। साढ़े तो 50 से 80 भी नहीं आया, तो साढ़े तो 22 भी नहीं हुआ, हमारा कितना चल रहा है? फिर 25 ही चल रहा है। तो हमारा पी रेशो कितना होगा? 25 ही होगा। एमपीएस कितना हो गया? नीचे मैच हो गया, 221 रुपये आपका। और अगर हम पैसा लोन से रेज करेंगे, और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16%। लोन से पैसा कितना रेज करेंगे? 34.5। 34.5 का 16% कितना होगा? 5 5 52 नवा ब्याज हो गया। पुराना ब्याज कितना था? 1.20। टोटल कितना हो गया आपका? 6.72। तो 6.72 का ब्याज काटते हुए पीछे कितना बचा? 9,03,000 में से 30% का टैक्स काटते हुए, 6 32 100 में से 1,08,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड काटते हुए, 45 100 में से डिवाइड, 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बोलो कितने? पुराने वाले 80,000 इज इक्वल टू ईपीएस कितना? इसके बाद क्या करेंगे? डेट इक्विटी ढूंढेंगे। डेट इक्विटी में पुराना डेट कितना था? 10। नया डेट कितना आ गया? 34.5। पुरानी इक्विटी कितनी थी? 12 प्लस 28, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। नवी तो इक्विटी आई नहीं, तो नवी रेशो ये बन गई। कितनी आ गई डेट इक्विटी रेशो? एक सौ 11 पॉइंट। कोई गल नहीं, उसने तो ये कहा था अगर उससे ज़्यादा होगी, 80% से ज़्यादा, तो कितनी रह जाएगी? 18। तो हमारी कितनी रह जाएगी? 18। मैच हो गया, समझ गए? सर एक बात बता ना, हमने आपको कहा कि अगर नवा मिट गया, पर मैंने आपको दिखाया था कि अगर नवा ईपीएस ना देता होवे, नवा ईबीआईटी, अगर नवा ईबीआईटी ना दिया हो तो क्या करो? पुराना ईबीआईटी, पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड आरओआई निकालो, नवी कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आरओआई लगा दो, ईबीआईटी आ जाएगा। जो पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड उठानी है, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट इक्विटी और प्रेफरेंस उठाना है ना, तो जो इक्विटी की वैल्यू उठानी है, बुक वैल्यू उठानी है, मार्केट वैल्यू उठानी है? बुक वैल्यू की, मार्केट वैल्यू इक्विटी की? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए
बुक वैल्यू ही उठानी है। एग्जाम्पल के लिए आपका 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में आपको नवी EBIT नहीं दसी, बस ये दसता कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कांस्टेंट, मतलब ROE कांस्टेंट है। तो पुरानी ROE निकाल लेंगे। पुरानी ROE निकालने जाएंगे तो आपको कह रहा है रिजर्व सरप्लस हमारे कितने पड़े हैं, 7 लाख। जब रिजर्व सरप्लस कितने उठा लोगे, 7 लाख। इक्विटी शेयर कितने आती है यार, 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। और ब्याज कितना हो गया आपका, 40,000 बटा 10% कितना हो गया, 4 लाख। तो 14 लाख की आप कैपिटल एम्प्लॉयड उठाओगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने 30,000, तो कितना हो गया 3 लाख। नहीं, ये तो प्राइस पी रेशो है 10, MPS 40 हो गया। 10 तक ये रीति हुई है, पी रेशो रीति हुई है, पी रेशो EPS अपॉन इंटू पी रेशो इक्वल टू MPS कितना हो गया 40, 40 इंटू 30,000 12 लाख हो गया। तो आप ऐसा नहीं करोगे 12 लाख की इक्विटी होगी और डेट कितने का हो गया 4 लाख का, तो टोटल 16 लाख। ये होगी मार्केट वैल्यू, ये होगी बुक वैल्यू। रेशियो चैप्टर जेड़ा भी चलता है ना, रेशियो चैप्टर बुक वैल्यू के हिसाब से चलता, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है जी। वैसे तो आपका चौथा क्वेश्चन भी क्या है, 4 मार्क है। चौथा 5वां क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन भी तारा मार्क है, तारा। क्यों, क्योंकि इसमें नवा EBIT नहीं दिया, तो दैट्स वाई तारा मार्क है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी तारा मार्क है। तारा मार्क है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तारा मार्क क्यों है, एक बार बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में ना पक्का ही डाटा फालतू बहुत दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ICI का क्वेश्चन था ना, उसमें शायद तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिक्स था ऐसे वाले क्वेश्चन में, क्या नहीं, नहीं छोड़ो। इस क्वेश्चन में कहता है, देखियो हमने कितना पैसा रेज करना है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, हमें कितना पैसा चाहिए, 20 लाख चाहिए। अब 20 लाख चाहिए तो कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हो, जेड़ा 20 लाख चाहिए, या तो अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, पहला पहला अल्टरनेटिव क्या है, डेट कितना ले लो 5 लाख, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, डेट कितना ले लो 10, तीसरा अल्टरनेटिव क्या है 14 लाख का डेट ले लो, टोटल कितना चाहिए 20। ठीक हो गया। अगर 5 लाख का डेट, तो इक्विटी कितने की इशू करेंगे, 15 लाख की। करंट मार्केट प्राइस कितना है 200, तो इक्विटी कितनी इशू कर दोगे, 15 लाख डिवाइड बाय 200 के हिसाब से उतने नंबर ऑफ शेयर्स। तो 3 ऑल्टरनेटिव बन गए। डाउट क्या है सर, लेट सपोज हमने कितना पैसा, डेटर कितना रेस करना है 14 लाख का, हमें क्या चाहिए। नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता अप टू 5 लाख डेट ब्याज कितना 10%, 5 लाख एंड अप टू 10 लाख ब्याज कितना 15%, ओवर 10 लाख तो ब्याज कितना 20%। डाउट, अगर 14 लाख का डेट लेंगे ब्याज कितना बढ़ेगा, 14 लाख का फ्लैट 20%, या फिर स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब टैक्सेशन, स्लैब वाला हिसाब से। इधर भी वर्ड क्या लिखा हुआ है, लिखा ही हुआ है स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या हो गया, पहले 5 लाख के ऊपर 10%, अगले 5 लाख के ऊपर 15%, अगला जो 4 लाख रेज करेंगे उसके ऊपर इतना आपका इंटरेस्ट है। बाकी इस क्वेश्चन में खास नहीं, बस यही पॉइंट था, द ओनली पॉइंट यही था इस क्वेश्चन में, बाकी ठीक है। बाकी कई बार ये पढ़ के पता नहीं लगता, क्वेश्चन तो LDR ही है, कई बार ये पढ़ के पता नहीं लगता कि 3 ऑल्टरनेटिव मतलब है क्या। 3 ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग क्या हो गए, डेट 5 10 14, तो इक्विटी 15 लाख, उधर 10 लाख और इधर 6 लाख, तो ये 3 ऑल्टरनेटिव बन गए। तो सर मतलब जब आप कहते हो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जहाँ से पैसा रेज करना है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑल्सो, यस। कि पहले ऑल्टरनेटिव में डेट इतना, इक्विटी इतना, प्रेफरेंस इतना, दूसरे ऑल्टरनेटिव में डेट इतना और इक्विटी, तीसरे ऑल्टरनेटिव में कल इक्विटी इतना, कुछ भी हो सकता है। हो गया सर। आगे सर क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों ही स्टार मार्क है, तो हम कौन सा कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं तारा, 9, 9 नहीं, 7 में कुछ एक्स्ट्रा था, 7 देखते हैं।
सुनना मेरे टॉपिक क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडिफरेंस? कोई भी ऑल्टरनेटिव फाइनेंस ले लो, दोनों जगह आपका क्या रहेगा? ईपीएस सेम। टू ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वेयर ईपीएस इज सेम। तो करना क्या आपने, अगर हमने इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है ना, तो दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी निकालना है जहाँ पे ईपीएस क्या है, सेम। मतलब ऐसा है, लाइक ब्रेक इवन पॉइंट निकालते थे ना कॉस्टिंग में, तो जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते थे, क्वेश्चन बोलता था ब्रेक इवन निकाल दो, तो आप क्या निकालते थे? सेल निकालते थे। आप निकालते कि इतनी सेल कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो आएगा, फिक्स कॉस्ट कवर हो जो सारी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो आएगा बेसिकली। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू योर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट जितना क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आएगा? जीरो। ब्रेक इवन लेवल होता है जितने प्रॉफिट होवे जीरो। पर अगर मैं कहूँ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मतलब दैट लेवल ऑफ सेल वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो। और अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो मैं कहूँगा दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज इक्वल टू जीरो। मतलब ब्याज और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों पे हो जाएंगे, ईपीएस जीरो। कितना ईबीआईटी कमाई है, दिख रहा है तेरे को? क्यों फिर लगा ले, एक्टर बन रहा है। और दुखी कैसे तो चाय पिलाए, खुशी कहते बता देते हैं। ये चीज याद रखोगे, जब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो लेवल ऑफ सेल निकालना है, मतलब आपका आंसर सेल में रहेगा। दैट लेवल ऑफ सेल फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो, ईबीआईटी जीरो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस जीरो। इंडिफरेंस पॉइंट मतलब दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी फिर से जहाँ पे ईपीएस बराबर, जहाँ पे दो अल्टरनेटिव का ईपीएस बराबर रहेगा, सेम। इंडिफरेंस पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट दैट ईबीआईटी वेयर ईपीएस इक्वल टू जीरो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट दैट लेवल ऑफ सेल वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी इक्वल टू जीरो। और इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट में दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज सेम। करो क्या, पहले तो ईपीएस की क्वेश्चन बताओ कैसे बनती है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मतलब अगर ईपीएस निकालना हो तो क्या करें? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करें, ईबीटी आ गया। ईबीटी में से क्या कर दिया अपन, वन माइनस टी कर दें, टैक्स हटा दें, मतलब टैक्स हटा दिया। टैक्स हटा दिया तो पीछे क्या बच गया? ई बी ई ए टी पैट। पैट में से क्या माइनस कर दें? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर? ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू क्या बन गया? ईपीएस। ये बन गई इक्वेशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस इक्वेशन बन गई। अगर तो आपने क्या ढूंढना हो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है, मतलब क्या ढूंढना है? ईबीआईटी ढूंढना है। अगर कोई कह दे ना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ दो, मतलब फाइंड ईबीआईटी। कोई कह रहे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ दो, तो फाइंड क्या करोगे? उतनी सेल ढूंढ दो जहाँ पे ईबीआईटी जीरो। कोई कह रहे ईबी इंडिफरेंस पॉइंट ढूंढ दो, तो भी क्या ढूंढोगे? तो मतलब ईबीआईटी तो यहाँ पे एक्स रखेंगे, बाकी की वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर आपने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है तो ईपीएस जीरो होना चाहिए। ईपीएस की इक्वेशन को बना के बराबर जीरो रख दो। ईबीआईटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो डिफरेंस पॉइंट होगा, सॉरी वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और अगर मेरे को इंडिफरेंस पॉइंट ढूंढना है, तो एक कॉमन लेवल ऑफ ईबीआईटी लग रहा है जिधर दोनों का ईपीएस बराबर हो गए। ये ईपीएस बना लो आप ऑल्टरनेटिव वन फाइनेंस की। सिमिलरली ईपीएस की इक्वेशन बना लो आप ऑल्टरनेटिव टू फाइनेंस की, और दूसरी ईपीएस की इक्वेशन को इसके बराबर रख लो, ऐसे करके बराबर रख लेना।
बराबर रख के क्या हो जाएगा, आधा एक्स ही रखे हुए, दोनों पास एक्स एक्स ही है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू ईबीआईटी होगा, ईबीआईटी आपका डिफरेंस पॉइंट जीरो के बराबर रखे है तो जड़ा ईबीआईटी आ गया वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, दो ईपीएस बराबर रखे है तो जड़ा ईबीआईटी आ गया वो डिफरेंस पॉइंट आ गया। इतना सा काम है, औखा थोड़ी है, बहुत औखा है। चैप्टर स्ट्रक्चर चैप्टर बस हो गया, 7 क्वेश्चन। ऐसा करते हैं इसी क्वेश्चन में दोनों निकाल देते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी और इंटरफेरेंस पॉइंट भी। उसके लिए आपको क्या करना है, ईपीएस को इक्वेशन बना दो अंडर बोथ अल्टरनेटिव फाइनेंसेस, सोर्स ऑफ फाइनेंस 1, सोर्स ऑफ फाइनेंस 2। ये तो अल्टरनेटिव 1 में हम पैसा रेज करना चाहते हैं 25% वाया कैपिटल एंड 75% वाया डेट। एक मिनट, पैसा रेज कितना करना है, एडिशनल फंड्स आपको कितना चाहिए, 5 CR चाहिए, 5 करोड़। रेज फंड्स 25% वाया इक्विटी कैपिटल, 25% कितना हो गया, 1.25, 75% कितना हो गया, 3.75, 1.25 इक्विटी, 3.75 डेट। अल्टरनेट टू क्या बोल रहा है, 50% इक्विटी एंड रेस्ट प्रेफरेंस, 2.5 CR, 2.5 CR, 2.5 CR कहाँ से, इक्विटी, 2.5 CR बकाया कैपिटल। क्या था, 75% डेट रेज करना है 10%, तो मतलब इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 10% डेट। पी रेशो इन दिस सिनेरियो वुड बी 12, पी कितना रहेगा 12, और उधर पी कितना रहेगा 11। इक्विटी अगर रेज करना है आपने 1.25 CR, इतना इक्विटी रेज करना है। क्या था, एनी न्यू इक्विटी शेयर वुड बी इशूड एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹20, 20 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से इशू करोगे, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेंगे, 1.25, 12.5, ये 75, 6,25,000 शेयर इशू करेंगे। उधर भी क्या डिवाइड बाय 20 करके, पर इधर डबल हो जाएगा, 12,50,000 शेयर इशू करेंगे, ठीक है जी। और जो प्रेफरेंस इशू करेंगे फेस वैल्यू कितनी है उसका भी 20। वैसे एक बात बताओ तो ये मैटर नहीं करता, इक्विटी शेयर मैटर करते हैं, प्रेफरेंस तो टोटल में मैटर करती है, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना होगा। करंट क्या है, करंट सिनेरियो, करंट 7 लाख शेयर हमारे, 20 रुपये फेस वैल्यू के रिजर्व इतने हमारे, 9% बॉन्ड है हमारा इतना, ऐसा इतना है। एक बार बताओ, क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, बताओ क्या, लोड है किस चीज़, है डेविस, कहता है, क्या था, तो ईबीआईटी ढूंढ रहा था मैं, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, पर ऐसा है कि एग्जिस्टिंग ईबीआईटी चाहिए ही नहीं, क्या पता ईबीआईटी तो नवा लेवल बने, पुरानी लोड ही नहीं। इक्वेशन बनाओ, एक ये बताओ, ये तो हो गया नवा, एग्जिस्टिंग का ब्याज कितना है हमारा, एडिशनल इंटरेस्ट इधर कितना आएगा, 37,50,000 का ब्याज आएगा इधर, आएगा इधर 37,50,000 का ब्याज। और जो प्रेफरेंशियल इशू करेंगे कितने परसेंट वाले करेंगे, 12% वाले, 12% के हिसाब से इधर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, 2.5 लाख का 12%, 2.5 करोड़ का, 3 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो ब्रे, ऑल्टरनेटिव फाइनेंस, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट यूज करेंगे तो 37,50 का ब्याज पे करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव 2 यूज करेंगे तो 30 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड पे, तो ऑल्टरनेटिव 1 और 2 में हो गया। एग्जिस्टिंग में तो कुछ इंटरेस्ट पे कर ही रहे होंगे, कितना, 3 CR के बॉन्ड्स हैं, 9% के हिसाब से क्या 27 लाख का ब्याज पे कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 3 लाख शेयर्स है 50 फेस वैल्यू के,
तो कितना हो गया ये 15 लाख 15 सीआर 15 सीआर का 11%, 1.5 करोड़ 1.5 सीआर का प्रेफरेंस डिविडेंड एग्जिस्ट दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग शेयर कितने हमारे 7 लाख शेयर है 20 प्रेफरेंस डिविडेंड 16,50,000 यार। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 7 लाख। ईपीएस की क्वेश्चन आओ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वन की ईपीएस की क्वेश्चन ईबीएटी वेरिएबल रखो माइनस ब्याज करो ब्याज पुराना कितना पड़ रहा है ब्याज 27 लाख नवा ब्याज कितना पड़ेगा 37.5 टोटल ब्याज कितना हो गया साढ़े 64। तो ईपीएस की क्वेश्चन बनानी है हमने ईपीएस की क्वेश्चन बनाने के लिए ईबीएटी माइनस ब्याज ईबीटी बन गया ईबीटी में से टैक्स कटा दो टैक्स का रेट कितना है 34 तो पॉइंट अगर 66 करते हैं तो टैक्स कट गया और ये क्या बन गया आपका पैट बन गया पैट में से क्या घटाना है हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पुराना कितना था 16.5 नवा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है ऑल्टरनेटिव वन में तो है ही नहीं 16.5 ही है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पुराने शेयर कितने हैं 7 लाख नवे कितने हो गए 625 ध्यान क्या रखना है आपने जो ईपीएस की क्वेश्चन बनानी है एक तो एग्जिस्टिंग वाला डाटा और एक नया ऑल्टरनेटिव का डाटा ये दोनों को इकट्ठे उठाना है उधर से जब उसकी ईपीएस की क्वेश्चन आएंगे उधर एग्जिस्टिंग प्लस ऑल्टरनेटिव टू का डाटा तो ऐसे 3 अलग अलग जगह लिख के रखो एग्जिस्टिंग अलग लिख के रखो ऑल्टरनेटिव वन अलग लिख के रखो ऑल्टरनेटिव टू और डाटा लिखना क्या आपने ईबीआईटी के नीचे का डाटा एलिमेंट्स लिखना ब्याज हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया नंबर ऑफ शेयर्स हो गए ये क्वेश्चन बन गई उधर से उसकी क्वेश्चन बनाओ ईबीआईटी खाली छोड़ दो माइनस इंटरेस्ट करना है इंटरेस्ट हमारा खुद का कितना था 27 उधर नया कोई इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा तो खाली 27 ईबीटी बन गया इंटू 0.6 करेंगे तो क्या बन गया पैट पैट में से क्या घटाना है अपने प्रेफरेंस डिविडेंड पुराना कितना था 16.5 नवा कितना आ गया 30 टोटल कितना हो गया 46.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पुराने कितने थे 7 लाख नवे कितने आ गए 12.5 19.5 लाख ठीक हो गया अभी देखो अगर तो निकालना है इंडिफरेंस पॉइंट दो ईपीएस को बराबर रख लो इंडिफरेंस पॉइंट निकाला है निकाल लो ऐसा करते हैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले चलो निकाल लेते हैं इसको कॉपी करके अगले पेज पे ले जाता हूँ दो ईपीएस की क्वेश्चन को बराबर कब रखना है जब हमने ढूंढना हो इंडिफरेंस पॉइंट पता है क्या करो सबसे पहला काम इधर कितना बन गया 13.25 बन गया 13.25 लाख उधर कितना बन गया 19.5 लाख पहले तो लाख से लाख काट दो फिर ये 25 पे डिवाइड होएगा 13.25 और 19.50 इधर पॉइंट करना क्या है ब्रे अगर इंडिफरेंस पॉइंट निकालना हो
2 अल्टरनेटिव्स की ईपीएस की इक्वेशन बना लो, बना के इंडिफरेंस पॉइंट करना, दोनों बराबर रख दो। जिन्नियां भी थोड़ियां क्वेश्चन बननियां मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिनोमिनेटर जेड़ा होगा दोनों वाला 25 ਤੇ डिवाइड होगा 25 ਤੇ फिगर आई होगी ना 25 50 100 25 ਤੇ ਵਧੀਆ डिवाइड होगा तो 25 ਤੇ डिवाइड ਚੱਕ ਦੋ 0.53 आ गया 0.78 आ गया ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੱਖ ਕੱਟਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 0.25 ਦੇ दोनों पासे डिवाइड करता 25 ਤੇ डिवाइड करता वैसे। अब इसको खोल लो, ऊपर ला के आ गया 0.66 EBIT आ गया माइनस 64.50 इंटू 0.66 कितना 42.57 माइनस 42.57 माइनस 16.5 कितना हो गया टोटल 0.07 0.53 नीचे एज इट इज पड़ा है उधर 0.66 EBIT माइनस 27 इंटू 0.66 माइनस 46.5 64 बटा 0.78 एज इट इज पड़ा है। अब 0.78 को उधर मल्टीप्लाई कर दो 0.53 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 0.60 0.78 कितना हो गया माइनस 59.07 इंटू 0.78 0 अगला माइनस ये इधर माइनस हो गया वो उधर प्लस में चला गया पॉइंट 100 ये डिवाइड में आ गया EBIT कितना आ गया 72 ट्रिनिटी है था यहीं ठीक क्या आ गया ये हमने दोनों को बराबर रखा था तो ये वाला EBIT हम डिफरेंस पॉइंट आ गया मैच हो गया नीचे। अब अगर इसी क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तो क्या करते EPS वाली इक्वेशन को 0 के बराबर रख देते उस केस में ऑल्टरनेटिव 1 का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अलग निकलेगा ऑल्टरनेटिव 2 का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अलग निकलेगा बराबर रख दोगे तो सॉल्व कर दो सॉल्व करने के लिए आप क्या करो ये तो उधर जाके मल्टीप्लाई करके 0 ही रह गया 0.66 EBIT और ये कितना आया था माइनस 59.07 इज इक्वल टू 0 ये उधर चला गया और ये इसके नीचे आ गया और EBIT कितना ये क्या आ गया इंडिफरेंस पॉइंट आ गया 0 के बराबर रखा ना था ना इंडिफरेंस पॉइंट क्या गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया वैसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपकी वो तो पे हो जाएगी बचेगा कुछ नहीं फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो है सारी पे हो जाएगी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में ब्याज है और प्रेफरेंस डिविडेंड है वो सारा पे हो जाएगा EPS 0 आएगा EPS से 0 होगा कितना EBIT अगर हमारा EBIT कितना होगा 99.5 89.50 तो ब्याज कितना था हमारा देखो 64 था 64 का ब्याज पे करोगे जितना बचेगा उसका 34% टैक्स कट गया जितना बचा कितना बचेगा वो 16.5 ही बचेगा और 16.5 में से क्या कर दोगे आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दोगे और आपका EA कितना आएगा 0 आएगा EA 0 तो EPS 0
तो व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? सर इतना ईबीआईटी अगर कमाएंगे तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो पूरी हो जाएगी, बचेगा कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको कम से कम इतना तो कमाना है। इफ यू वांट टू गिव डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर कुछ कमाना चाहते हो तो इससे भी ज्यादा ईबीआईटी आना चाहिए। वैसे कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, पर व्हाट इफ क्वेश्चन कह दे फाइंड आउट अ कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल का कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ लो। मतलब क्या होगा पहले तो उसका, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल का कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट मतलब पर क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट का भी कह रहे था होगा ही ईबीआईटी इन्ना इस लेवल की सेल दस दो कितनी सेल कर दी है भी फाइनेंशियल ब्रेक इवन ईपीएस जीरो आ जाए, इस लेवल की सेल दस दियो। इस लेवल की सेल किमें दस दोगे? ईबीआईटी दे रखे आपको, ईबीआईटी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट भी दे देगा, एग्जाम्पल के लिए 30 लाख, पीवी रेशो दे देगा एग्जाम्पल के लिए आपका 15%। कैसे ढूंढे? ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 15%, आपके पास सेल आ गई। तो कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए आपको? 89.50 प्लस 30 डिवाइड बाय 15%, आपके पास क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगी। इतनी सेल अगर करेंगे तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट या कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकला है नहीं ऐसा क्वेश्चन? क्या पता। अच्छा इसका ना कई बार वो दिक्कत आती है। अच्छा एक और बात, कभी कभी ना यार इसको हम जब सॉल्व करने लगे डिफरेंस पॉइंट को, सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन, ये इक्वेशन सॉल्व होगी ना, ईबीआईटी की वैल्यू आ गई ना, तो आप कहोगे डिफरेंस पॉइंट ढूंढ सकते थे और हमने ढूंढ लिया। कभी कभी ऐसा सिनेरियो होगा जब आप दो ईपीएस की इक्वेशन को बराबर रखोगे इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए, पर दोनों पासे कट जाएगा और जीरो आ जाएगा, या मतलब कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, गलत नहीं है क्वेश्चन, सही है, आप कह दोगे सिंपली कि दोनों ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस में कॉमन इन डिफरेंस पॉइंट ढूंढना पॉसिबल नहीं है, कॉमन नहीं लग पा रहे ऐसे इन डिफरेंस पॉइंट नॉट एबल टू फाइंड आउट। गलत नहीं है कुछ, हो सकता है कि पॉसिबल ना हो फाइंड आउट करना। नाइन्थ क्वेश्चन करोगे तो ऐसा आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा नाइन्थ क्वेश्चन में एक और बात है, कहता वेरीफाई करके दिखा दो, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंसेस एंड स्टेट विच ऑप्शन इज बेनिफिशियल। आंसर में जो वेरिफिकेशन पार्ट है ना, ये पेपर में ऐसा नहीं आने वाला कि वेरीफाई करके दिखाना, वेरीफाई वाला पार्ट नहीं आने वाला। वैसे एक आपको बात बताऊं इसका एनालिसिस, अगर इंडिफरेंस पॉइंट ढूंढ लिया हमने, इंडिफरेंस पॉइंट कितना ढूंढा हमने? 72 लाख 63 यार, राउंड ऑफ के लिए 72 लाख बोलते हैं इसे। इंडिफरेंस पॉइंट कितना? 72 लाख। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ 72 लाख मीन? 72 लाख इंडिफरेंस पॉइंट है। अगर आपका ईबीआईटी 72 लाख है तो दोनों अल्टरनेटिव ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस सेम है, कोई मर्जी चूज कर लो। हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? डेट रेज करेंगे। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है? डेट प्लस इक्विटी रेज करेंगे, ठीक। ऑल्टरनेटिव वन क्या है? खाली डेट यूज कर लो। ऑल्टरनेटिव टू का है आधा डेट ले लो आधा इक्विटी ले लो। हमारा एक्चुअल ईबीआईटी कितना है? इंडिफरेंस पॉइंट तो कट है, लोअर है, मतलब कितना है? 60 लाख एग्जाम्पल। तो बताओ कौन सा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस बेटर है? ऑल्टरनेटिव वन खाली डेट, ऑल्टरनेटिव टू डेट प्लस इक्विटी बोथ। कैसे कह नहीं सकते? फिर से बोलता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का यूज कैसे आता है? इंडिफरेंस पॉइंट आपको क्या बताने में हेल्प करता है? ईबीआईटी अगर 72 लाख
ऑल्टरनेटिव फाइनेंस 1 ले लो, ऑल्टरनेटिव 2 ले लो, दोनों में ईपीएस क्या आएगा? सेम। पर सर अगर हमारा ईपीआईटी 72 लाख नहीं है, उससे कम है, तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस लें? जिसमें फिक्स कॉस्ट हो या जिसमें फिक्स कॉस्ट ना हो? ये हमारा बिच्चा लड़ा लेवल है। इदू अगर घट है तो वेरिएबल कॉस्ट प्रेफर करो। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिधर फिक्स कॉस्ट घट होवे, लोअर फिक्स कॉस्ट कितने घट होगी? ऑल्टरनेटिव 2, तो ऑल्टरनेटिव 2 बेटर है। क्योंकि ऐ होंदा है जो बिजनेस एंटिटी छोटी है तो वेरिएबल कॉस्ट पा लो, जो बहुत बड़े हो गए तो फिक्स कॉस्ट पाल लो। ये 72 लाख एक बिचालड़ा लेवल आ गया। इदू थले थले वेरिएबल पाल लो, इदू उत्ते उत्ते फिक्स कॉस्ट बेटर है। और अगर हमारा एक्चुअल ईबीआईटी ज़्यादा है, हायर है, मतलब कितना है? 80 लाख है, तो बताओ कौन सा बेटर है? ईबीआईटी काफ़ी है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा बेटर है, तो ऑल्टरनेटिव 1 बेटर है जिसमें ओनली डेट। इसमें क्या? डेट प्लस इक्विटी। ये हमने हवा में बता दिया, बता दिया। आप भी बता सकते हो, बता। पर अगर क्वेश्चन कह दे वेरीफाई, तो क्या करें? वेरीफाई करके बताओ ये बात को कि अगर एक्चुअल ईबीआईटी घट तो ऑल्टरनेटिव 2 बेटर, अगर एक्चुअल ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट तो ज़्यादा तो ऑल्टरनेटिव 1 बेटर। वेरीफाई करके दिखाओ। तो आप क्या करो, 60 लाख का ईबीआईटी उठाओ, इनकम स्टेटमेंट बना दो, जिसमें ऑल्टरनेटिव 1 भी उठाना, ऑल्टरनेटिव 2 भी उठाना, दोनों का ईपीएस निकाल के दिखा दो। उधर आपको दिख जाएगा, अगर आवला केस हुआ 60 लाख वाला ईबीआईटी तो ईपीएस ऑल्टरनेटिव 2 का ज़्यादा होगा। अगर अपना ईबीआईटी एक्चुअल 80 लाख का चक्या तो ऑल्टरनेटिव 1 का ईपीएस ज़्यादा होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो वेरिफिकेशन पार्ट है वो ऐसा है। हमारा इंडिफरेंस पॉइंट कितना है? 960। वेरीफाई करने के लिए क्या करा, एक्चुअल जो ईबीआईटी आया वो तो थोड़ा जिहा घट भी चक लिया केस, एक थोड़ा जिहा वध वाला केस चक लिया, वो तो हुण इन्होंने 10,000 घट वा चक लिया। पेपर च अपन क्यों पता लगू? क्वेश्चन बताएगा अपने को, अगर वेरीफाई करने को आएगा तो क्वेश्चन बताएगा कि एक्चुअल ईबीआईटी कितना उठाओ। मैंने तो पूछा सी, बिना पूछे बनाई सी, पूछ के बनाई है बिना पूछे। चलो क्वेश्चन आपको बता देगा, ठीक है मेरे। आगे चले। अगर क्वेश्चन आपको दे दे कंपनी का डिफरेंस पॉइंट 12 लाख है तो 12 लाख की देता है। क्वेश्चन कभी कभी आपको दे सकता है, पता है क्या करेगा? क्वेश्चन आपको देगा आप क्वेश्चन कर ही लेते हैं ऐसा। ये देखो 10वां क्वेश्चन, ये भी तारे मार्क कर लो। 10वां क्वेश्चन, प्लान ए दे रखा है, प्लान बी दे रखा है। प्लान ए और बी में डिफरेंस पॉइंट क्वेश्चन दे रखा है 480। ढूंढना क्या है? कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट ढूंढना है। तो जो 480 दिया, क्या दिया है? इंडिफरेंस पॉइंट देता है, ईबीआईटी दिता है। केड़ा ईबीआईटी दिता है? ਉਹ ईबीआईटी दिता है जो दोनों दी ईपीएस इक्वेशन बराबर रखांगे ना, उदो ईबीआईटी कितना होगा। लभना क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या करोगे इस क्वेश्चन में आप? सेम ही करांगे, दो ईपीएस की इक्वेशन बराबर रख लेंगे। ईबीआईटी की वैल्यू इतने वेरिएबल रखी सी, इतने ईबीआईटी की वैल्यू पुट कर लांगे। ईबीआईटी कितना पुट कर लेंगे? 480 एंड 480। प्रेफरेंस डिविडेंड की वेरिएबल में डाल लेंगे। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड एक्स एक्स रख ले दोनों पासे, इधर भी एक्स उधर भी एक्स।
हाँ ना भैया, दोनों पासे एक्स एक्स रख ले। नहीं, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅੱਡ ਬਣੂ, ਉਹਦੀ ਅੱਡ ਬਣੂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅੱਡ ਅੱਡ। इधर कैसे बनाओगे? पुराना प्रेफरेंस डिविडेंड इधर कितना सी 16.5 तो 16.5 नवा है नहीं तो कला 16.5 कला 16.5 बस। उधर पुराना कितना 16.5 नवा कितना, इधर मान लीजिए रेट नहीं दिया आपको, इधर तो 12% का रेट दे रखा था ना, रेट नहीं दिया, रेट को क्या मान लो, बस एक्स मान लो, एक्स परसेंटेज। तो एक्स परसेंटेज ऑफ 2.5 करोड़ करेंगे तो कितना आएगा, एक्स 2.5 लाख एक्स आ गया, तो प्लस 2.5 लाख एक्स, तो आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अगर इस क्वेश्चन की गल करिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ आपका प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं, 4 लाख के, प्रेफरेंस का रेट नहीं दिया, तो 4 लाख इंटू एक्स परसेंटेज करेंगे तो 2 जीरो कटेगी, तो 4,000 एक्स रह गया। तो इधर क्या पुट कर लोगे आप, 4,000 एक्स पुट कर लोगे, 4,000 एक्स, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्रेफरेंस जोन का रेट होगा। ओके, आपको एक बार बताऊं, आपके लिए नहीं कह रहा मैं ये बात, कई बाकी बच्चों को ना, शायद कोई अपनी वीडियो सुन रहा होगा, बाकियों को, कईयों को ये चैप्टर औखा लगता है। इस चैप्टर में जितना अपन ने कर लिया ना, पहला एमपीएस मैक्सिमाइज वाला सौखा पार्ट, इंडिफरेंस पॉइंट सौखा पार्ट, और आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट सौखा पार्ट, इतने करके चल जाओ बहुत है। कईयों को ये औखा लगता है, कईयों को आर्बिट्राज बहुत औखा लगता है, कईयों को आर्बिट्राज बहुत औखा लगता है, समझ नहीं आता। ठीक है, कईयों को थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर मोदी गिलानी मिलर समझ नहीं आता, इसमें कला मोदी गिलानी मिलर कर लो तो बहुत रहेगा, वैसा तेन भी बहुत है करना ही है। चौथी चीज तो मोदी गिलानी मिलर खाली कर लो, मोदी गिलानी मिलर अगर खाली करोगे ना तो उसमें पता क्या क्रक्स याद रखने हैं, क्रक्स क्या याद रखने हैं कि मोदी गिलानी मिलर क्या गया, या तो टैक्स एग्जिस्ट करेगा या टैक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर तो टैक्स निल है मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, अगर टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में क्या, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म जिन्हें डेट ले रखा होवे या फिर जिन्हें डेट ना लिया होवे, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। क्योंकि इसकी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसकी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी क्या रहेगी, सेम, दोनों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी। पर अगर टैक्स एग्जिस्ट करे तो कौन सी फर्म को बेनिफिट मिलेगा, टैक्स एग्जिस्ट अगर करेगा तो एक तो लीवर्ड फर्म होगी और एक अनलीवर्ड फर्म होगी, बेनिफिट किसको मिलेगा, टैक्स है तो टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग होगी, तो लीवर्ड फर्म को बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कट होगी एज कम्पेयर टू दूसरे की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक और बात अगर आपको ध्यान हो, सर EBIT डिवाइड बाय KO इज इक्वल टू क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ फर्म। अच्छा, हम बात करते होते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में दो फर्मों की, दो फर्मा दी या फिर एक ही फर्म का डेट इक्विटी अलग अलग हो, मतलब इसमें तो क्या है लीवर्ड फर्म तो इसमें डेट होगा, डेट प्लस इक्विटी दोनों होंगे। अब ये अनलीवर्ड फर्म है तो इसमें क्या होगा, खाली इक्विटी, इसमें बोथ है डेट प्लस इक्विटी, इसमें क्या है, खाली इक्विटी। दो सिनेरियोज ऑफ अ सिंगल फर्म, दो सिनेरियो ऑफ अ सिंगल फर्म, या फिर दो अलग अलग फर्म्स। पर EBIT क्या होगा, दो फर्म है तभी EBIT कांस्टेंट, दो सिनेरियोज है तभी EBIT कांस्टेंट, पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में EBIT तो कांस्टेंट रखा, EBIT सेम सेम है। ऊपर से हमने कहा कि अगर टैक्स नहीं है, मोदी गिलानी मिलर क्या गया, मोदी गिलानी मिलर क्या गया, टैक्स अगर नहीं है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या रहेगी, सेम। और EBIT बटा KO, EBIT बटा KO, EBIT सेम सेम, KO सेम सेम, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या आएगी, सेम सेम ही आएगी सर। तभी तो हमने कह दिया कि KO भी सेम सेम रहता है तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी सेम सेम रहता है। पर इधर KO कम रहता है तो इधर इसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा रहती है और इसकी वैल्यू ऑफ द फर्म कम रहती है। किसकी ज्यादा रहती है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ज्यादा, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कट। हमने ना इसमें क्रक्स याद रखने हैं।
क्या क्रक्स याद रखने हैं अपने? इतना जितना मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म कितनी होगी? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म जितनी तो होगी ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेट टिल परपेचुटी। सारी उम्र दी टैक्स सेविंग ऑन डेट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालते हैं? डेट इनटू टैक्स रेट। ये हमने क्लास में देखा था कि ये कैसे आ गया था, बस इधर तो आप याद रख लेना। डेट इनटू टैक्स रेट। डेट इनटू टैक्स रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट टिल परपेचुटी। सारी उम्र ब्याज पे कराएंगे। अगर लीवर्ड फर्म में सारी उम्र ब्याज पे करेगी, ब्याज पे करेगी, ब्याज पे करेगी, तो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग होगी। सारी उम्र जो टैक्स सेविंग होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल आएगी? डेट इंटू टैक्स रेट करोगे। डेट मतलब लोन की कितनी अमाउंट होगी ना, लोन का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू टैक्स रेट। 1 - टैक्स नहीं, कला टैक्स रेट। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन याद। तो ऐसा करते का क्वेश्चन भी कर ही लेते। मोदी गिलियानी मिलर में क्वेश्चन नंबर 28 पे तारे हैं, तो 28 क्वेश्चन कर लो। कहता कंपनी दो है, एक है XYZ और दूसरी कौन सी है? ABC। कंपनी XYZ, कंपनी ABC, XYZ अनलीवर्ड फर्म, ABC लीवर्ड फर्म। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 20%। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कितना है? 10 CR। वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है? 10 CR। ABC is identical in all respect except that it uses debt in the capital structure with the market value of 4 CR। इसकी वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 4 करोड़। अनलीवर्ड है ना? अनलिमिटेड है तो इक्विटी होगा खाली, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 10 करोड़। और वैल्यू ऑफ फर्म भी कितना? 10 करोड़। और इसमें वैल्यू ऑफ डेट इतना, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना वो पता नहीं, टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। डेट प्लस इक्विटी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। कहता डेट है 4 करोड़ का विद कॉस्ट कितनी? 10%। तो डेट की कॉस्ट कितनी है? 10% का ब्याज पे करते हो। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी KO एंड KE ऑफ द ABC इफ द टैक्स एडवांटेज कितना है? 25%। टैक्स कितना है? 25%। देखो मोदी गिलानी मिलर, क्या टैक्स एग्जिस्ट करता है? अगर टैक्स एग्जिस्ट करता है तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर टैक्स एग्जिस्ट करे तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। अब लीवर्ड फर्म कौन सी? ABC। ABC की अगर आपने वैल्यू ऑफ निकालनी है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, तो क्या करोगे? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कितनी देर की है? 10 CR। प्लस डेट कितना है? 4 CR। टैक्स रेट कितना है? तो क्या 11 करोड़ हो गया? 11 करोड़ अगर वैल्यू ऑफ फर्म है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 7 करोड़ हो गया। वैल्यू ऑफ इक्विटी 7 करोड़ आ गया।
अब आपको दे रखा है इसका के कितना 20%, इधर डेट तो है नहीं, अगर के 10% 20% तो क्या मैं के 20% कह सकता हूँ? अगर इसका 20% तो मैं क्या कह दूँ कि इसका भी 20% है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? नहीं। कीवर्ड फॉर्म अगर टैक्स हो तो नहीं ऐसा होता, अगर टैक्स ना होता फिर ऐसा कर सकते थे, इस केस में तो ऐसा नहीं कर। क्या ईबीआईटी तो दोनों का सेम होगा? ईबीआईटी सेम सेम होगा? ईबीआईटी सेम सेम, क्या करो ईबीआईटी निकाल, ईबीआईटी देखो कैसे आएगा। आपको के ही दे रखी है, के ही दे रखी है, के ही तो क्या काम आएगी के ही? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू क्या, बोलो? ई ए ई डिवाइड बाय के ई, डू यू रिमेंबर? नहीं रिमेंबर तो बात सुनो, इंटरेस्ट एब्सोल्यूट फिगर डिवाइड बाय इंटरेस्ट का रेट, क्या निकल आएगा? लोन की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू ऑफ डेट। सिमिलरली इक्विटी की कमाई, इक्विटी का रेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विट अगर मैं ईबीआईटी रख लूँ तो इक्विटी प्लस डेट दोनों की कमाई आ गई, डिवाइड बाय दोनों का रेट, क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ द फर्म। बट क्या केओ तो पोस्ट टैक्स होता है? क्या केओ तो पोस्ट टैक्स होता है? केओ तो पोस्ट टैक्स होता है, ईबीआईटी बिफोर टैक्स होता है। अगर ये पोस्ट टैक्स, ये बिफोर टैक्स, तो ऊपर नीचे कैसे रख लोगे? तो अगर तो टैक्स हो फिर तो ना रखो। ये कब अप्लाई करना है हमने? ओनली इफ, ये भी और ये भी दोनों कब यूज करने हैं? ओनली इफ नो टैक्स। अगर टैक्स एग्जिस्ट ना करे तो ये दो फॉर्मूले यूज कर लेना। पर ये वैसे भी आफ्टर टैक्स है, के भी आफ्टर टैक्स है, तो कुछ चक्कर नहीं है, रख सकते जो मर्जी रख लो। ये तो बहुत केसेस में यूज कर लेना, चाहे टैक्स हो चाहे टैक्स। कमाई डिवाइड बाय कमाई द रेट इज इक्वल टू वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। कमाई डिवाइड बाय कमाई द रेट। कमाई कितनी है? कमाई पता नहीं। ई कितना? पता नहीं। डिवाइड बाई के ई कितना? 20% इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना? 10 करोड़। 10 करोड़ का 20% करोगे तो ई कितना आ गया? 2 करोड़ आ गया। सही कर रहा हूँ। 2 करोड़ आपका यही आ गया। हमने करना क्या है ब्रे? व्हाट वी हैव टू डू, इसका के ही ढूंढना है। के ही ढूंढने के लिए ये ईबीआईटी चाहिए, ई चाहिए, फिर के ही आएगा क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी हैगी है। अगर इस कंपनी का ई ढूंढ लूँ तो बात बन जाएगी। ई कैसे ढूंढूंगा? मेरे को पता है दोनों का ईबीआईटी सेम सेम होगा, तो पहले इसका ईबीआईटी ढूंढ लो। ईबीआईटी कैसे ढूंढोगे? ईबीआईटी माइनस ब्याज, ब्याज है नहीं इस क्वेश्चन में, क्या बन गया? ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स करोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो यही क्या बन जाएगा आपका? यही कितना आ गया? 2 करोड़। टैक्स का रेट कितना था? 25%। तो 2 करोड़ डिवाइड बाई 75%, ईबीटी कितना हो गया? कितना? तो ईबीआईटी भी कितना होगा? 2.67। अब अगर इस दोनों का ईबीआईटी सेम है, ईबीआईटी तो सेम ही होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है तो इसका भी ईबीआईटी कितना होगा? 2.67। और इधर इंटरेस्ट भी होगा। इंटरेस्ट कितना होगा इधर? 4 करोड़ का 10% कितना? 40 लाख। 2.27 ईबीटी 25% करोगे तो पैट, पैट क्या बन जाएगा? ये ही प्रेफरेंस लिमिट तो है नहीं क्योंकि कितना आ गया? कितना? फाइन, ये आ गया। वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? ये क्या आ जाएगा? ई डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, कमाई डिवाइड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू कमाई द रेट। यही कितना आ गया?
24 पॉइंट मैच नहीं आगे 24 पॉइंट 32 बड़ा मोटा चलो 24.32% आपका क्या आ गया के। अब 24.32 के ही आ गया। ये क्वेश्चन सिर्फ क्यों हो पाया क्योंकि आपको ये पता था कि ईबीआईटी दोनों पासे क्या रखना है सेम। तो ये हो गया नहीं तो नहीं होता। के ही आ गया। के डी पता है आपको के डी कितना कहोगे 10% तो क्या है कूपन रेट के केडी कूपन रेट केडी कितना हो गया 25% का टैक्स है 7.5% फ्री टैक्स डिवाइड ब्रैकेट 1 - टी। केओ के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए वेट वेट ऑफ इक्विटी कितना है 7/11 और ये वेट ऑफ डेट कितना 4/11 तो केओ कितना आ गया ठीक है जी सिंपल सा काम है। हेलो सिंपल ही है काम तो बिल्कुल भी औखा नहीं है सौखा ही है काम वो निपटाते आना सारे। ये तो क्या था मोदी गिलानी मिलर। अभी 21/23 क्वेश्चन का देख लेते हैं आपका। तो है भाई 71 क्वेश्चन। देखो मोदी गिलानी मिलर तो मैंने आपको अप्रोच समझाई है। एक बची आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच एक बची नेट इनकम अप्रोच एक बची नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इनका ज़्यादा कुछ समझने की लोड नहीं है बस सीधा क्वेश्चन करो अपने आप हो जाएंगे। बस एक बात बताना एक छोटी सी बात मोदी गिलानी मिलर तो ये कह गया कि अगर टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो केओ क्या रहेगा सेम रहेगा। मतलब डेट है तो भी इतना ही डेट नहीं है तो भी इतना ही। पर जो बाकी अप्रोचेज है ना ट्रेडिशनल नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम उसमें हमने कुछ नहीं करना क्वेश्चन ही देगा आपको डाटा। क्वेश्चन आपको ये देगा जैसे जैसे डेट घटता बढ़ता रहेगा केडी घटता बढ़ता रहूगा केई घटता बढ़ता रहूगा तो केओ भी ऑब्वियसली घटूगा तू अगर केडी चेंज हो रहा है केई चेंज हो रहा है तो केओ भी चेंज होगा। मोदी गिलानी मिलर तो क्या गया केओ सेम रहेगा डेट अगर घट है वादा डजंट मैटर। मोदी गिलानी मिलर क्या गया केओ कांस्टेंट। पर जो बाकी अप्रोचेज हैं ट्रेडिशनल नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम इसमें केओ कांस्टेंट ऐसा कोई फंडा नहीं है। टैक्स अगर निल भी है ना मतलब टैक्स एग्जिस्ट नहीं भी करा ना तो भी केओ कांस्टेंट रहेगा ऐसा कोई फंडा नहीं है वो तो सिर्फ मोदी गिलानी मिलर कह के है। अगर क्वेश्चन इस इन क्वेश्चन में पूछेगा ट्रेडिशनल अप्रोच में है ये ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर क्वेश्चन कहेगा
बताओ कितना डेट लेना चाहिए? आइडियल क्या है हमारे लिए डेट लेना? जिधर आपकी केओ मिनिमम उतना डेट आपको लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट्टो घट है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा होगी, तो वो बेटर है जिधर केओ मिनिमम होगा। तो क्या करो, वेरियस ऑल्टरनेटिव में केओ निकाल के देखते चलो। केडी अडेड देता होगा, केई अडेड देता होगा, वेट ऑफ डेट अडेड होगा, वेट ऑफ इक्विटी अडेड होगा। सारे केसेस की करो, केओ ला लो, जिधर केओ मिनिमम वो चूज कर लो। 21 कहता प्लांट हैज ईबीआईटी ऑफ 10 मिलियन। प्लांट का ईबीआईटी कितना है? 10 मिलियन। द कंपनी हैज करंटली आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 20 मिलियन एट अ कॉस्ट ऑफ 7%। डेट कितना है हमारा? 20 मिलियन, जितना 7% डेट है। यूजिंग द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 12%। केओ कितना है? 12%। कहता फाइंड आउट द टोटल स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। सर स्टॉक मार्केट वैल्यू, क्या उधर तो इक्विटी वैल्यू ढूंढ रहा होगा? कहता है स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डिटरमाइन फर्म्स मार्केट डेट टू इक्विटी रेशो। एक तो डेट अपॉन इक्विटी रेशो ढूंढनी है, एक के ढूंढना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच लगाना है। ईबीआईटी 10 मिलियन दे रखी है, डेट कितना है? 20 मिलियन का। देखो हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, पर टैक्स रेट दे रखा है, टैक्स रेट है नहीं, है नहीं। ईबीआईटी कितना है? 10 मिलियन। ईबीआईटी में से अगर ब्याज घटाएंगे, ब्याज कितना का? 20 का 7%, 1.40। क्या बच गया? ईबीटी कितना आ गया? 8.6। टैक्स है नहीं तो यही पैट बन गया, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो यही क्या बन गया? अब यही कितना आ गया? 8.6 मिलियन। क्या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ईबीआईटी डिवाइड बाई केओ, ईबीआईटी कितना? 10 मिलियन डिवाइड बाई केओ कितना? 12% इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म। ईबीआईटी डिवाइड बाई केओ, ईबीआईटी डिवाइड बाई केओ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म। कितना आ गया? 83.33 मिलियन अगर वैल्यू ऑफ द फर्म है, जिसमें से वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 20, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 3.33। अब ईए कितना दे रखे? 8.6। ईए डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या इज इक्वल टू के? 8.33 डिवाइड बाय 8.6 कितना हो गया? उल्टा हो गया। कितना हो गया? इंटू 100, 13 पॉइंट। ये क्या बन गया अपना? के ही बन गया। तो के कितना? 13 पॉइंट बन गया, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना? 63.33। स्टॉक मार्केट वैल्यू मांगी थी, और स्टॉक मार्केट में कहते हैं इक्विटी शेयर ट्रेड होते हैं, तो इक्विटी की वैल्यू बता दी। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में अगर ये थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन बनेगा, तो आप ना बिना दिमाग लगाए एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाने लग जाया करो। नहीं, ये वाली इनकम स्टेटमेंट। दूजा ਉਹ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, EAE डिवाइड बाय KE इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्वल। सबसे सेफ हमेशा यूज कर सकते। फिर देख लेना क्वेश्चन में टैक्स तो नहीं है। अगर क्वेश्चन में टैक्स ना हो, टैक्स निल हो, तो ये वाला भी इंटरेस्ट डिवाइड बाय KD इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट। ये यूज करने की लोड नहीं पैंती, यूजुअली क्वेश्चन में डाटा दिया होता है। एक और क्या बनती है आपकी? EBIT डिवाइड बाय KO इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। ये कब लगाना? डरते डरते लगाना, देख के लगाना कि टैक्स तो नहीं है। ये तो जब मर्जी लगा देना। बस आप ये 2-3 फॉर्मूले लगाते जाओगे, आपके पास वैल्यू आती जाएगी अपने आप।
उसके अलावा हमें वो तो पता ही है कि के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू वेट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ इक्विटी, तो के ओ आ जाएगा, तो हमें पता ही। पहला पार्ट हो गया। Assume that the firm uses additional 10 million in the debt and uses to retire the stock. कहते 10 मिलियन डेट यूज करेंगे और शेयर्स को बायबैक कर लेंगे, रिटायर कर देंगे स्टॉक से। इंटरेस्ट रेट एंड द केओ रिमेन द सेम। केओ इधर भी कितना होगा, 12% ही होगा। डेट 7% ही है, पर 20 पहले था, हमने एडिशनल 10 और ले लिया, टोटल डेट कितना हो गया आपका, 30 मिलियन हो गया। हमने जो एडिशनल पैसा है उससे क्या कर दिया, इक्विटी को रीपे कर दिया। एक मिनट, 10 मिलियन रेज किया, 10 मिलियन रीपे करता, कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम ही रहेगी। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगी, क्या ईबीआईटी तो सेम ही रह गया, ईबीआईटी सेम ही रह गया। और अगर ईबीआईटी सेम रह गया, केओ वही है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी वही रहेगी, ईबीआईटी डिवाइड बाय केओ, 80.33। पर अब वैल्यू ऑफ डेट कितना हो गया, 30, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो गई, 53.33। फिर से क्या करो, इनकम स्टेटमेंट बना लो। इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो ई निकल आएगा, ई और वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है तो के निकल आएगा। ईबीआईटी कितना है, 10 मिलियन माइनस ब्याज, ब्याज कितना होगा, 30 का 2.10, 7.9, क्या बन गया 7.9, ईबीटी या फिर ईएई, टेक्स्ट बुक्स तो है नहीं। 7.9 ईएई, 7.9 डिवाइड बाय 53.33, क्या बन गया आपके पास, यही बन गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो भी निकाल लोगे, डेट अपॉन इक्विटी, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू ऑफ डेट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, 30 डिवाइड बाय 53.33, तो डेट इक्विटी रेशियो। चलिए आगे, एक है क्वेश्चन नंबर 22 और एक है क्वेश्चन नंबर 23। 23 पे डबल तारे, 23 कर लेते हैं। पर वैसे 23 भी इम्पोर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से, मोदी की लानी मिलर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। आप ये छोड़ो, आगे आ जाओ। बत्तीसवां क्वेश्चन भी एक बार आ गया, ऐसे बार बार नहीं आना। कर लो, करना तो ये 33वां। 32वां चलो करा देता हूँ, कई बार दिक्कत आती है। 32 ना आपको बहुत सारा डाटा दे रखा है। एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी मल्टीपल थ्योरीज है ना, तो हर थ्योरी आपके हिसाब नाल केओ अड्ड कढ़ा दिंदी है, वैल्यू ऑफ डेट वैल्यू ऑफ इक्विटी अड्ड कढ़ा दिंदी है, पर सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ चीज़ कांस्टेंट ਰਹੂਗੀ, ईबीआईटी। ईबीआईटी चेंज नहीं होगा। आपको ये बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है, कहता है वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल के दे रखी है, वैल्यू ऑफ डेट निकाल के दे रखी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल के दे रखी है, और यूजुअली वैल्यू ऑफ डेट भी वही रहता है, लोन दी अमाउंट सीधा वैल्यू ऑफ डेट है। वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब ब्याज ही हुआ, ये तो रुपीज में क्योंकि दे रखा है तो इंटरेस्ट ही हुआ, इस पे भी भरोसा कर सकते हो। नेट इनकम पे भरोसा नहीं कर सकते आप। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसके पे नहीं भरोसा कर सकते। नेट इनकम वैसे ईए निकाल के दिया होगा, ये भी ठीक ही होगा। चलो, मांगता क्या है, कहता है या तो टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, फाइंड कंप्यूट द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द फर्म ए एंड बी इन अकॉर्डेंस विद एमएम अप्रोच। क्या एमएम का नाम आ गया, क्या ये भी बोल दिया कि टैक्स डोंट एग्जिस्ट। अगर टैक्स नहीं है तो एमएम क्या क्या किया था, ये वो क्या रहूगा, दोनों का सेम, तो वैल्यू ऑफ द फर्म की दोनों दी रहूगी सेम। ठीक है जी, ये दो क्रक्स थे बंदे के, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी।
दोनों का आपको ईबीआईटी कितना दे रखा है? 5-5 हज़ार दे रखा है। ईबीआईटी कितना दे रखा है? 5-5 हज़ार। 5 हज़ार है ना, 5 हज़ार। गुरकीरत ईबीआईटी कितना कितना 5-5 हज़ार। ईबीआईटी में की कटाई है ब्याज। फर्म में तो डेट है ही नहीं, इधर तो ब्याज होना ही नहीं। ब्याज है नहीं तो इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीटी टैक्स है नहीं, तो यही आ गया, पैट भी यही आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी है नहीं, यही आ गया। उधर ब्याज घटा दो। ब्याज आपको कितना दे रखा है? 1800। 1800 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3200। 3200 क्या आ गया आपके पास? ईबीटी टैक्स है नहीं, ईएटी प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, ईएई। आपको नीचे एक वैल्यू दे रखी है, कहता है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ केई। केई की वैल्यू दे रखी है 9.09। इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ केई कितना? 9.09%। केई की वैल्यू कितनी? 9.09%। अब आपको ये दे दिया, बस इतना की डाटा गिवन है, ये हमने यूज़ नहीं करना और कुछ नहीं यूज़ करना, बस ये यूज़ करना है केई 9.09। किधर यूज़ करें? ए फर्म में यूज़ करें, बी फर्म में यूज़ करें? केई 9.09, केई 9.09 किधर यूज़ करें? अगर इधर यूज़ करो तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आएगी आपकी? के ई इज इक्वल टू के ओ, तो ई ए डिवाइड बाई ई बी आई टी। ई बी आई टी डिवाइड बाई के ओ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म। ई बी आई टी कितना? 5000, क्योंकि ये इस केस से डेट तो है ही नहीं, के ई इक्वल टू के ओ बन गया। 9.09% रखोगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आ गया? 50,000 5 आ गया। उधरले पासे अगर के ई इसको यूज़ करेंगे, ई बी आई टी डिवाइड बाई के ई ना, ई ए डिवाइड बाई के ई, 3200 डिवाइड बाई 9.09 कितना हो गया? 35,200। और वैल्यू ऑफ डेट कितना है इस केस में? 30,000। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी? 65,000। गलत हो जाएगा। इधरली कितनी आ जाएगी? इतनी। इधरली कितनी आ जाएगी? इतनी। तो आप इसको काटा मार दो, इधर नहीं रखना, इधर ही रखना है। अब ये कैसे पता लगेगा? नहीं पता लग सकता, रट्टा मार लो या तो। ये जेड़ा की दिता है किधरले पासे दा दिता? के इधर ले दिता, अनलीवर्ड फर्म का या लीवर्ड फर्म का दिया? अनलीवर्ड का होया। अनलीवर्ड का के इतना, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म इतनी, तो इसकी भी वैल्यू ऑफ द फॉर्म कितनी आएगी? सेम 55,005 सेम माननी है। और वैल्यू ऑफ डेट कितना? 30,000 देता ही वैसी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया इसका? इस पे हमने काटा क्यों मार दिया? क्योंकि वैल्यू ऑफ द फॉर्म दोनों की सेम होनी चाहिए थी, सेम आ नहीं रही थी, तो ये वाला गलत कर दिया हमने। अगर ऐसे करें तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म सेम आ गई, ये था के नवा कट देने फिर। क्या क्या के नवा मांग भी रहा है? कहता कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर बोथ द फॉर्म्स। नवी के मंग भी रहा है, नवी के मंग भी रहा है, मतलब के दोनों दे सेम रखने की लोड़ नहीं, के चेंज कर दो। ई इसका कितना वो हमने ढूंढी बैठे हैं 3200। अब 3200 अगर ई डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी के ही आ गया, के कितना आ गया? 12.80 के ही है। नवा के क्या ही से लबन नवा के ला बता आप आई करते तो वैल्यू तो फॉर्म कांस्टेंट रहने से काटा मार। ठीक है जी। अब ये सारा कुछ छोड़ते हुए आप आगे चलो आर्बिट्राज पे। आर्बिट्राज की मेरी बात ध्यान सुनो। क्या करना है हमने एक फर्म के शेयर बेचने हैं, दूसरी फर्म के शेयर खरीदने हैं। केड़ी फर्म के शेयर बेचने हैं?
देखो आर्बिट्राज के क्वेश्चन पेपर च आंदे है कदे कदे 2-3 अटेम्प्ट छोड़ के आ ही जाता है पेपर। अगर तो रिसेंट मई में आ गया, जनवरी में आ गया, फिर तो शायद छोड़ सकते हो, अदरवाइज करना ही पड़ेगा सितंबर के लिए। हेलो, आर्बिट्राज में क्या करना है? एक फर्म को बेचना है और दूसरी फर्म के शेयर बाई करने हैं। किसको बेचना है? जिसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा उसको बेच दो, जिसकी वैल्यू ऑफ द फर्म कम उसको खरीद लो। जिसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा उसको बेच दो। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा आपका? स्टेप 1 वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना दोनों कंपनियों की। जिसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा उसको बेच दो, जिसकी वैल्यू ऑफ द फर्म कम उसको बाई कर लो। दूसरा पॉइंट आउट ये आएगा, सर किसको बेचना है ये पता लग गया। या तो कभी कभी लीवर्ड फर्म को बेच देंगे या कभी कभी अनलीवर्ड को, जिसकी भी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा होगी उसको बेच देंगे। सर कितना बेचें, है ना? क्वेश्चन में कुछ तो दिया होगा कि आप किसी कंपनी में इतने % होल्ड करके बैठे हो। सुनना मेरी बात, फर्म ए या फर्म बी है, हो सकता है फर्म ए की वैल्यू ज़्यादा है तो आप फर्म ए को बेच रहे हो। फर्म बेची केड़ी ने शेयर केड़ी कंपनी के बेच रहे हैं? ए के। इट माइट बी पॉसिबल क्वेश्चन कहे दैट वी होल्ड 20% ऑफ फर्म बी। अगर क्वेश्चन कह देना आप 20% ऑफ बी होल्ड करते हो, आपको लगेगा सर हम शेयर होल्ड कर रहे हैं कंपनी बी के, तो कंपनी बी के शेयर बेच देते हैं ना। बेचने तो उसी कंपनी के शेयर हैं जिसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा है। बेचोगे तो ए ही, पर ए के आप कहोगे सर शेयर तो है ही नहीं। आर्बिट्राज में शेयर होने जरूरी है ही नहीं। आर्बिट्राज में क्या करना है? एक बेचना है, दूसरा खरीदना है। सेम टाइम पे बेचना है, सेम टाइम पे खरीदना है। जरूरी नहीं है पहले से होल्ड करके बैठ रहे हो। तो क्वेश्चन है कहा हम 20% ऑफ बी होल्ड कर रहे हैं, केडी कंपनी से होल्ड कर रहे हैं मैटर नहीं करता, पर कितने % होल्ड कर रहे हैं? 20%। तो आप क्या करो, ये मानते हुए मतलब आप क्या करो, बस ए की इक्विटी का 20% बेच दो, 20% इक्विटी सेल कर दो ऑफ जिसकी वैल्यू तो फर्म ज़्यादा है। कर दी, इक्विटी बेच के पैसा आ जाएगा, पैसा आ गया। जो पैसा आ गया उसको क्या करना है आपने? इन्वेस्ट करना है इन, कितना इन्वेस्ट करना है? सारा इन्वेस्ट कर देना 100%। जितना पैसा होगा सारा इन्वेस्ट कर देना। एक बात और, पहले आप अर्लियर आप लीवर्ड फर्म में ओन करते थे। अर्लियर आप लीवर्ड फर्म में थे, लीवर्ड फर्म के शेयर ओन कर रहे थे। लीवर्ड फर्म मतलब जो डेट लेके बैठी है, अनलीवर्ड मतलब जिसके पास डेट नहीं है। पहले आप अगर लीवर्ड कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे थे, बाद में आप अनलीवर्ड फर्म के शेयर होल्ड करोगे, मतलब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड की तरफ जा रहे हो। कुछ नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी? आपको तो नहीं आ रही बाकी? अभी रही है तो टेबल में से सिर सुर मारो, थोड़ा जाग जाओगे शायद। तो हल्ली कोई नहीं, क्या करें, निपटाएं और चलें। आप भी थक गए, मैं भी थक गया। लीवर्ड फर्म के शेयर बेचेंगे, अनलीवर्ड फर्म में जाएंगे। लीवर्ड फर्म क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आई थी? ज़्यादा आई थी। उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म कम थी, इसकी ज़्यादा आई थी। अगर लीवर्ड बेचेंगे, हमने करना क्या होगा आर्बिट्राज में? कमाई कंपेयर करनी होगी, पहले कमाई कितनी थी, बाद में कमाई कितनी। अगर कमाई दोनों पासे कंपेयर करोगे तो यू नीड टू मेक श्योर कि दोनों पासे रिस्क भी क्या हो, बराबर। अगर आप लीवर्ड फर्म में थे तो क्या हमारे ऊपर डेट का रिस्क आता था? अगर हम लीवर्ड फर्म के शेयर होल्डर थे, लीवर्ड, तो कंपनी के पास डेट था। कंपनी के पास डेट था तो इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर बर्डन आता था इंटरेस्ट पे करने का, लोन रीपे करने का। तो डेट का बर्डन इक्विटी शेयर होल्डर पे सीखा। अगर अनलीवर्ड फर्म में चले जाओगे तो वहां पे डेट का बर्डन नहीं होना। तो आप क्या करो, अगर दोनों की कमाई कंपेयर करनी है तो दोनों का रिस्क क्या होना चाहिए? बराबर, दोनों सिनेरियोज का, पहले वाले सिनेरियो का और बाद वाले से। पहले आप लीवर्ड फर्म में थे तो आपके ऊपर डेट का बोझ था, अनलीवर्ड फर्म में आपके ऊपर डेट का बोझ नहीं होगा, तो डेट का बोझ क्रिएट करो।
क्रिएट रिस्क, क्या करो यहाँ पे, क्रिएट रिस्क। तो दोनों पास से रिस्क बराबर हो जाएगा। और रिस्क कैसे क्रिएट करोगे, बोरो कर लो इन पर्सनल कैपेसिटी, बोरो इन पर्सनल कैपेसिटी में बोरो कर लो। कितना बोरो कर लो, जितना पहले रिस्क था उतना ही बोरो कर लो। अगर ता लीवर्ड तो अनलीवर्ड से जावांगे तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे। और अगर पहले हम अनलीवर्ड फर्म में थे, बाद में लीवर्ड फर्म में जा रहे हैं, पहले अनलीवर्ड में थे, पहले क्या हमारे ऊपर डेट का बोझ था, नहीं। बाद में जब लीवर्ड फर्म के इक्विटी शोल्डर बन जाएंगे, क्या तब डेट का बोझ आ जाएगा, यस। तो यहाँ पे क्या करो, रिस्क खत्म करो, रिस्क एलिमिनेट करो। रिस्क आप एलिमिनेट कैसे करोगे, इन्वेस्ट कर दो डिबेंचर में। लोन को रीपे करने का रिस्क है, अगर वो डिबेंचर होल्डर ही मैं ही बन जाऊं तो खुद को ही रीपे करने, खुद को रीपे करने का रिस्क ही खत्म हो जाएगा। इन्वेस्ट कर दो इन डिबेंचर, रिस्क एलिमिनेट करो, मतलब इन्वेस्ट कर दो इन द डिबेंचर। तो ये याद रखना है, फिर आप लीवर्ड से अनलीवर्ड को जाएंगे तो फ्यूचर में रिस्क नहीं होगा, रिस्क क्रिएट कर लो, बोरो कर लो। अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाएंगे तो फ्यूचर में रिस्क होगा, रिस्क होगा तो खत्म कर दो। खत्म करने के लिए इन्वेस्ट इन डिबेंचर कर। आपा की कितना एक कंपनी के शेयर बेचते, कितने परसेंट बेचे, क्वेश्चन में जितने परसेंट होल्डिंग कहती उतने परसेंट बेच दो, उतने परसेंट इक्विटी बेच दो। इक्विटी बेच के पैसा आ गया, जितना पैसा आ गया उसमें इन्वेस्ट करना है। पर अगर हमने बोरो कर लिया तो उससे भी तो पैसा आ गया। तो शेयर बेच के जो पैसा आया, सेल प्रोसीड प्लस बोरोइंग अगर करी है तो ये टोटल जितना पैसा हो गया ना 100% वहां पे इन्वेस्ट कर दो। कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, या तो इन्वेस्ट इन इक्विटी ओनली, या फिर कभी कभी इन्वेस्ट इन इक्विटी प्लस डिवेंचर, या तो खाली इक्विटी में या इक्विटी प्लस डिवेंचर। ऐसे समझ नहीं आएगा ये कहानी, क्वेश्चन करके देखते हैं। बकवास मारी थी मैंने। क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। बस 20 मिनट्स टू गो, 15 to 20, फिर खुशी जाके सो जाना। क्वेश्चन नंबर 38, देखो क्वेश्चन नंबर 38 में खुद में ही दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हेलो, कहता है 2 कंपनीज है जिसमें बिजनेस रिस्क क्या है, सेम। ये बिजनेस रिस्क तो कहने की बात है, ऑपरेटिंग रिस्क सेम है, मतलब ऑपरेटिंग रिस्क सेम है तो ईबीआईटी सेम, तो इम्प्लाइड है ईबीआईटी सेम ही होगा। एक है डम्बो, एक है जम्बो, डम्बो एंड जम्बो। कैप्टन एम्प्लॉयड दोनों में कितनी है, 12 लाख की। ईबीआईटी कितना है दोनों का, 2,40,000। ईबीआईटी कितना, 240। उधर भी ईबीआईटी कितना, 240। डेट कितना है 12% के हिसाब से, 4 लाख का, 4 लाख का 12% कितना हो गया, 48,000। 48,000 का इधर ब्याज है, 48,000 का ब्याज घटाओगे आपके पास कितना बचेगा, 91। 192 का क्या आ गया, ईए आ गया। उधर तो ब्याज है नहीं, तो इधर ईए कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में टैक्स है नहीं, सीधा ईए आ गया, टैक्स है नहीं इस क्वेश्चन में, तो 240 रहेगा। देख रहा था आप जाग रहे हो कि सो रहे हो, 240। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, क्या ही दे रखा है, किसका, क्या था, फॉलोइंग डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 कंपनीज, 2 कंपनी का डाटा दिया। कैप्टन एम्प्लॉयड एक की 12 लाख है, दोनों की 8 4 12 12, क्या दोनों की 12 12 लाख थी। ईबीआईटी भी क्या दोनों का 240 240 था, तो के भी क्या होगा, दोनों का 15 15।
इसका भी के कितना 15%, इसका भी के कितना ई डिवाइड बाई के, क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, उधर भी क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, कितनी उधर, सर वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, डेट कितना 4 लाख का, इधर कितना हो गया 1680, 1680 क्या हो गया वैल्यू ऑफ द फर्म, उधर डेट तो है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म उधर कितनी रहेगी 16 लाख ही रहेगी। सर आर्बिट्राज के क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 क्या डिसाइड करना होता है आपने, कौन सी कंपनी के शेयर बेचे, कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे, उसके लिए आपको क्या डिटरमाइन करना होता है वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म हमने निकाल ली, जिसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा वो क्या कर दो बेच दो, और दूसरा डाउट, पहला कौन सी खरीदे कौन से खरीदे, दूसरा कितना बेचे कितना खरीदे, बेचे कितना जितना क्वेश्चन में परसेंटेज होल्डिंग दी हो, क्वेश्चन में कह रहे हैं 20% शेयर होल्ड कर रहे हैं, केडी कंपनी होल्ड करके इसको भूल जाओ, कितने होल्ड कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है, कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं 20%, तो 20% बेच दो। किस कंपनी का बेचना है हमने, ये डंबो का बेचना है, डंबो को क्या करो 20% इक्विटी बेच दो, 20% इक्विटी क्या करो बेच दो। एक मिनट, अगर 20% इक्विटी बेचनी है मतलब 12,80,000 क्या 20%, ऐसा है ना, मार्केट वैल्यू पे बेचोगे, पैसा बेच के मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा आएगा, तो 12,80,000 का 20% बेच के पैसा कितना आ गया 2 लाख, व्हाट इज 256, सेल प्रोसीड होगी, जितना पैसा आ गया क्या करना है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, रुको पहले आप रिस्क सेम करो, पहले आप डंबो में थे, डंबो क्या थी लीवर्ड फर्म, उधर किधर जा रहे हो आप अनलीवर्ड फर्म, लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाएंगे तो उधर तो रिस्क नहीं होगा, तो क्या करें बोरो करें या इन्वेस्ट करें इंडिवेंचर, बोरो, कितना बोरो करो, जितना आपके ऊपर पहला बोझ था आप उतना बोरो कर लो, पहले आप कितने परसेंट इक्विटी के मालिक थे 20%, तो आपके ऊपर डेट का बोझ कितना आ रहा था 20% जो का, टोटल डेट कितना था 4 लाख, तो आपके ऊपर बोझ कितना आ रहा था 4 लाख का 20% 80,000 जितना बोझ आ रहा था, आप भी क्या करो जितना पहले रिस्क था अब आगे भी उतना रिस्क लो, मतलब बोरो कितना कर लो 80,000 बोरो कर लो, शेयर बेच के पैसा कितना आ गया 256, 80,000 बोरो कर लिया, टोटल पैसा कितना हो गया, अभी जो 336 पैसा आ गया सारा इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कितना करोगे आप 100% कर दिया, 336 इन्वेस्ट, फिनिश। नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, कमाई कंपेयर करो, अर्लियर कमाई लेटर कमाई, अर्लियर कमाई कितनी होती थी, पहले आप इक्विटी पर 20% के इक्विटी ऑनर थे, बाद में क्या हो गया उधर इक्विटी ऑनर भी हो प्लस बोरो भी कर रखा है, बोरोवर भी हो, पहले हम खाली इक्विटी ऑनर थे तो हमें ईए का हिस्सा आता था, और हम 20% के अगर मालिक थे तो 20% ऑफ ईए आता था, और ये पुरानी फर्म का डंबो का ईए है कितना 91, तो 91 का 20% मेरे हिस्से की कमाई थी, कितना हो गया 36,400, बाद में क्या हो गया मैं इक्विटी ऑनर बन गया, मैंने उस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया 336, मेरी परसेंटेज होल्डिंग कितनी है बाद में 336 मैंने इन्वेस्ट किया, टोटल कंपनी की वो कितनी है वैल्यू ऑफ इक्विटी 16 लाख, तो मैंने कितने परसेंट ओन कर लिया पूरा 21, तो बाद में कितने परसेंट मालिक बन गया 21% इक्विटी मालिक बन गया, तो 21% ऑफ इसका ई मेरे को मिलेगा 240 का कितना, पर मैं बोरोवर भी हो तो मेरे को ब्याज पे भी करना पड़ेगा, ब्याज कितना पे करना पड़ेगा, बोरो कितना किया 80,000, डेट का रेट कितना है 12%, क्वेश्चन में डेट का रेट कितना है 12%, तो 80,000 का 12% कितना हो गया, कितना बचा, इतना कमाई हुई इतना पे किया, कितना बचा चरण कितना, पहले कमाई कितनी 38,400, बाद में कितनी होगी 40,800, एक्स्ट्रा कितनी हो गई, तो ये जो 2400 एक्स्ट्रा कमाई होगी इसको क्या बोलते हैं आपा, सर क्या आर्बिट्राज लॉस भी आ सकता है,
यार महंगी फर्म बेची है ना, सस्ती खरीदी है ना, तो गेन ही आना था, तभी ये काम किया है। लॉस खाने के लिए थोड़ी किया ऐसा, तो लॉस नहीं आएगा, गेन ही आएगा। ये तो हो गया पहला पार्ट। फिर से दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द आर्बिट्राज प्रोसेस इफ, क्या दिया एक्सप्लेन, थ्योरी ना लिखने बैठ जाना, करना तो सॉल्व ही है। के कितना, 20% फॉर द डम्बो इंस्टेड ऑफ जम्बो, 15%। डम्बो एंड जम्बो, डम्बो का के कितना रखना है, 20% फॉर डम्बो, इसका तो 20, उसका कुछ नहीं बताया तो कितना, 15। EBAT दोनों का ही कितना था, 240 एंड 240। ब्याज घटाओ, डम्बो के ऊपर लोन कितना था, 4 लाख, 4 लाख का 12% कितना हो गया, 48 यार। ये कितना आ गया, 92, उधर कितना आ गया, यही 240। ये डिवाइड बाई के क्या आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी, डिवाइड बाय 20% और डिवाइड बाय 15%, 2 लाख। 9,60,000 एंड उधर वैल्यू ऑफ डेट कितना है, 13,60,000 क्या हो गया वैल्यू ऑफ द फर्म, उधर कितना हो गया वैल्यू ऑफ द फर्म, 16 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी थी, और वैल्यू ऑफ डेट कितना था, 0, वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आ गया, 16। जरा किसकी, इसकी तो ये बेच दो और ये बाय कर लो। सर फिर से, बेचनी केड़ी जिहदी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा वो बेचो, कितना बेचो, जिन्ना क्वेश्चन परसेंटेज होल्डिंग दिता होवे, केड़ी कंपनी परसेंटेज होल्डिंग दिता वो मैटर नहीं कर रहा। 20% बेच दो, 20% क्या बेचो, 20% ऑफ इक्विटी बेचो। इक्विटी बेच के पैसा कितना होगा, 16 लाख है, 16 लाख का 20% बेच के पैसा कितना आ गया, 3,20,000 क्या होगी सेल प्रोसीड। रुको, रिस्क सेम करो, रिस्क सेम के लिए आप ये सोचो कहाँ से कहाँ को जा रहे हो, अनलीवर्ड फर्म से किधर जा रहे हैं, पहले रिस्क नहीं था, बाद में रिस्क आएगा, तो रिस्क को इलिमिनेट करो, रिस्क को इलिमिनेट कैसे करोगे, इन्वेस्ट इन द डिबेंचर, तो इन्वेस्ट करना है डिबेंचर, तो पैसा कितना इन्वेस्ट करने को, 3,20 ही है। अब इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है और डिबेंचर में भी, सर कितना कितना, अगर तो बोरो करना है जितना पहले बोझ था उतना, अगर इन्वेस्ट करना है डिबेंचर क्या, जितना बाद में बोझ आएगा उतना इन्वेस्ट कर दो, फिर बाद में कैसे पता लगेगा। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, अगर आप इक्विटी के मालिक 15% बनोगे, तो डेट का भी 15% का बोझ आएगा। तो जिस रेशो में डेट इक्विटी है उसी रेशो में पैसा इन्वेस्ट कर दो, इन द रेशो ऑफ, इन इक्विटी या रेशो, डेट इक्विटी रेशो जो भी है ना, उसी रेशो में पैसा इन्वेस्ट कर दो। करके देखो, हमारे पास पैसा है कितना इन्वेस्ट करने को, 3,20,000 डिवाइड बाय 1360 इंटू 960, कितना हो गया, 225,800 इंटू 4 लाख, कितना हो गया, 94। आप ये देखो आपके पास इक्विटी परसेंटेज होल्डिंग कितनी आ गई, 225,882 डिवाइड बाय 960, कितने परसेंट होल्डिंग होगी, इफ यू आर 23.53 के इक्विटी मालिक, तो डेट का भी कितना बोझ आएगा, 23.53, 4 लाख का 23.53 करके देख लो कितना आ गया, 93,118 आ गया, 18 ही आ गया। तो कुल मिलाकर के जिस रेशो में डेट इक्विटी है उसी रेशो में पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो ये सेम परसेंटेज होल्डिंग हो गया। हमने 2 काम करने हैं, एक था कमाई कंपेयर करनी है, एक ये डिसाइड करना है कितना बोरो करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बोरो कितना इन्वेस्ट। हमने इस क्वेश्चन में बोरो तो करना नहीं, इन्वेस्ट करना था, वो निकाल लिया। अब कमाई कंपेयर कर लो। अर्लियर आप क्या थे, अर्लियर आप क्या थे, ओनली इक्विटी ऑनर, बाद में क्या हो गए, इक्विटी ऑनर एंड डिबेंचर ऑनर, क्योंकि डिबेंचर ऑनर तो उधर से ब्याज आएगा, इक्विटी ऑनर तो ईए का हिस्सा आएगा। पहले ईए का हिस्सा कितना आता था, 20%। पहले आप किस कंपनी में थे, जंबो में, जंबो की ईए कितनी थी, 240, तो 240 का 20% आता था आपको, 48,000। बाद में किस कंपनी में चले गए, डम्बो में, डम्बो में ईए कितना है, 192, 192 का आपको कितना आएगा, कितने परसेंट मालिक हो, 23.53।
तो 23.53% अब मालिक को कितनी कमाई आएगी? कितनी कमाई आएगी इससे? प्लस डिबेंचर होल्डर हो तो डिबेंचर होल्डर का ब्याज भी आएगा। डिबेंचर कितने के ओन करे हुए हैं आपने? 94 118 के, और ब्याज कितना आएगा? 12% के हिसाब से। क्वेश्चन में एक ही रेट है 12%। 11,900, ये भी आएगा ये भी आएगा तो प्लस होगा, दोनों आएगा ही। कितना हो गया टोटल? 52। तो पहले इतना आता था, बाद में इतना आएगा। आर्बिट्राज गेन कितना हो गया? ठीक है जी, वाह, फिनिश।